हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने सिलेबस के बदल जाने के बाद जो नया सिलेबस निर्धारित किया गया था आयोग द्वारा, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से सॉफ्ट तरीके से आसानी से पढ़ा। आप सब लोग को वो अच्छे से वो समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ हमने उसको और आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर इसे याद करने की एक सीरीज के रूप में बहुत सारे कंटेंट को याद किया। हमारे सिलेबस में एक महत्वपूर्ण यूनिट 8वीं दी हुई है जिसमें करंट अफेयर्स है। पहले मेरा ऐसा प्लानिंग था कि मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत सरल सा हिस्सा होता है, लेकिन जब बहुत सारे बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आने लगी, मार्केट में एक हवा सा बना हुआ है कि करंट अफेयर्स पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए मुझे फिर इसके लिए कुछ कंटेंट तैयार करके आपको सामने आना पड़ा। आज इस वीडियो में अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं रहा तो हम मध्य प्रदेश और भारत दोनों का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और अगर वीडियो कम लंबा रहा तो दो भागों में इसे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं तो एक ब्लैंक पेज नजर आता है, तो हम पहले इस ब्लैंक पेज के पीछे की अवधारणा को समझ लेते हैं कि ये जो यूनिट 8 हमारे सिलेबस में दी हुई है, यूनिट 8 जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन करके सामने आई जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स है, असली में ये करंट अफेयर्स इतना कठिन है क्या जितना हम सब मान करके बैठे हुए हैं? नहीं भाई, इतना कठिन नहीं है करंट अफेयर्स। एक हवा जो मार्केट में बनाया जाता है हर चीज के लिए कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, खूब किताबें बेची जाती है, खूब नोट्स बेचे जाते हैं, खूब वीडियो दिखाए जाते हैं, इतना भी कठिन नहीं है भैया। अगर मैं करंट अफेयर्स को थोड़ा ऑपरेशन कर दूं इसका, तो मुझे इसके अंदर क्या क्या नजर आता है। हमें पता है कि इस यूनिट से 10 नंबर से ज्यादा का तो नहीं आ सकता, आएगा तो 10 ही नंबर, कम हो सकता है, ज्यादा का तो नहीं आ सकता है। तो क्योंकि ये जो 10 नंबर है, इसको अगर मैं अपने हिसाब से डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से ये मुझे ऐसा नजर आता है। एक इंडिया का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, एक मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और एक हिडन हिस्सा एक स्पोर्ट्स के रूप में, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट पीएससी ने बहुत इसे महत्व दे करके हर परीक्षा में पूछा है। अगर मैं इसे ना भी मानूं तो मुझे 9 जून का जो पेपर है उसे देखना पड़ेगा, जहां 50 क्वेश्चन में उन्होंने 2 क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स के डाले हैं, और वहां कहीं सिलेबस में ये डिफाइन नहीं था कि स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन जो है वो 50 में से 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 100 में से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस बनते हैं। हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मतलब सीधा गणित ये बनता है कि 8वीं यूनिट जो कि 10 नंबर की होगी, उसमें से 3 नंबर तो हमारा स्पोर्ट्स ले लेगा। अब बचती है कहानी 7 नंबर की। तो इन दोनों के बीच अब 7 नंबर को डिवाइड करना है। हम मान लेते हैं कि ये 7 की बजाय 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मैं 4 नंबर इंडिया के करंट अफेयर्स को और 4 नंबर से मुझे क्वेश्चन पूछने हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को, तो थोड़ा तो रिलैक्स हो रहा होगा दिमाग। अब हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं कि अगर मुझे करंट अफेयर्स पूछना है और वो मुझे 2 जगह से पूछना है, एक इंडिया का करंट अफेयर्स और एक मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, तो अब ये जो हवा बना करके आपको बताया जाता है कि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा, इसकी हवा निकालते हैं। करंट अफेयर्स में से अगर 2 नंबर भी स्पोर्ट्स को दे दिया तो फिर आपका बच जाता है कितना? आपका बच जाता है 8। अब देखो, स्पोर्ट्स में जो करंट अफेयर्स आना है वो जरूरी नहीं कि करंट अफेयर्स हो, क्योंकि हमने इसके उदाहरण देखे हैं कि वो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सी संस्था का मुख्यालय कहां पर है, कौन से खेल की शब्दावली कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो हम स्पोर्ट्स कहें ना कि उसे करंट अफेयर्स भी होता है। ये भी पूछा जाता है कि अर्जुन अवार्ड किसे मिला, किसे नहीं मिला, द्रोणाचार्य किसे मिला, किसे नहीं मिला, कितनी राशि दी जाती है, सब पूछा जाता है। लेकिन अभी मैं इसे करंट अफेयर्स को शुद्ध रूप से जो मुझे करंट अफेयर्स दिखता है उसे एमपी और इंडिया में 4-4 नंबर में मैं बांट लेता हूं कि 4 नंबर का मुझे करंट अफेयर्स इंडिया से और 4 नंबर का करंट अफेयर्स एमपी से होगा। अब आगे देखने की खास बात यह है कि इस इंडिया के करंट अफेयर्स में से भी 60% जो हिस्सा होता है वो सैद्धांतिक होता है। कौन सा होता है? वो सैद्धांतिक हिस्सा पूछा जाता है। तो जो सैद्धांतिक हिस्सा है वो होता है, और 40% हिस्सा जो है वो व्यवहारिक वाला होता है।
कभी कभी ये परसेंट थोड़ा बहुत इधर उधर 50-50 या कभी कभी 70-30 भी होता है। और यहां पे भी ऐसी ही कहानी कुछ बनती है कि 60% हिस्सा सैद्धांतिक और 40% हिस्सा व्यवहारिक को दिया जाता है कट ऑफ में। तो अगर 4 नंबर से इंडिया का करंट अफेयर्स पूछा जाना है तो उसमें से 2 या 3 नंबर का तो सैद्धांतिक और 1 नंबर या 2 नंबर का व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये है क्या, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपके दिमाग में जो प्रेशर है ना, एग्जाम प्रेशर, हमने नहीं पढ़ा, हमें कुछ याद नहीं है, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, कुछ नहीं हो रही। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपने खूब पढ़ाई की है और आपको खूब अच्छे नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस रखो। हमको अपने आप को संभाल कर रखना है इस समय। देखो, जो सैद्धांतिक हिस्सा होता है वो क्या होता है वो समझो। आप कोई सी भी एक किताब खोलिए और उस किताब के पहले पन्ने पर आपको लिखा हुआ मिलेगा भारत के राष्ट्रपति का नाम ये है, प्रधानमंत्री का नाम ये है, फलाने का नाम ये है, फलाने का नाम ये है। तो क्या इसे हम करंट अफेयर्स मानते हैं? देखो, हमें उसमें करंट अफेयर्स से, ये एग्जाम में जो करंट अफेयर्स सैद्धांतिक से पूछा जाता है या पूरी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स होता है उसमें इंडिया के जो ऑफिसर हैं, इंडिया का जो वैसा हिस्सा जो सैद्धांतिक जो हमेशा होता है, हर साल वो होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि कालिदास सम्मान। अब ये कालिदास सम्मान हर साल मध्य प्रदेश के उज्जैन में होता है, तो इसे कौन कह रहा है कि करंट अफेयर्स है? अब आपकी इच्छा है, आपको दिमाग खराब करना है, आपको बड़ा करना है, तो आप इसे करंट अफेयर्स कह दो। वैसे इसे हम सैद्धांतिक करंट अफेयर्स कहते हैं, जो हर साल होता है। जैसे सबको पता है कि मानव विकास सूचकांक हर साल आता है, वो आता है। तो मानव विकास सूचकांक में तो 2 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक कब आया, क्या उसके आधार हैं, या वर्तमान में उसकी रैंकिंग किसी है। तो इसे हम कहते हैं सैद्धांतिक करंट अफेयर्स। अब ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लेना, करंट अफेयर्स को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। एक होता है सैद्धांतिक करंट अफेयर्स और एक होता है व्यवहारिक करंट अफेयर्स। सैद्धांतिक करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें शामिल होती है? मान लीजिए कि भारत की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई योजना चलाई, ये है सैद्धांतिक करंट अफेयर्स। क्योंकि 2014 में चला हुआ मेक इन इंडिया भी आज के लिए करंट अफेयर्स है। 2016 में चला हुआ स्टार्टअप स्टैंड अप, वो 15 वाले, वो भी हमारे लिए करंट अफेयर्स है। 1 जुलाई को चला हुआ उज्ज्वला योजना भी हमारे लिए करंट अफेयर्स है। तो ऐसा करंट अफेयर्स जिसके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, उसे कहा जाता है सैद्धांतिक करंट अफेयर्स। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन से क्रम के प्रधानमंत्री है, भारत के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, लोकपाल कौन है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये सब चीजें तो हम वैसे भी पढ़ते हैं ना, इसे हम यूं क्यों कह रहे हैं कि ये करंट अफेयर्स है? करंट अफेयर्स कहोगे तो आपके दिमाग में बर्डन आएगा। अब पूरी दिमाग से देखिए कि इस करंट अफेयर्स में से अगर मैंने 2 नंबर स्पोर्ट्स को दे दिए तो मेरे पास जो 8 बचे उसमें से 4 इंडिया के और 4 एमपी में बांट लिए। उस 4 में से 3 क्वेश्चन तो मेरे सैद्धांतिक हिस्से से आएंगे, केवल 1 क्वेश्चन व्यवहारिक हिस्से से आएगा। अब व्यवहारिक हिस्सा क्या होता है ये भी समझ लो। आप रोज न्यूज़पेपर में जो न्यूज पढ़ते हो, जैसे कि कोई सी एक घटना हो गई, जैसे कि इस साल हमारी संसद में कानून लाया गया, कौन सा, 106वां संविधान संशोधन, महिलाओं को आरक्षण देने का। तो ये हो गया अव्यवहारिक, क्योंकि ये हर साल नहीं घटित होना है, हर साल नहीं होता है, ये नया है। तो ये आपके लिए व्यवहारिक बात हो गई। जैसे हमने किसी महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया, ये अव्यवहारिक है, तो इसे कहते हैं व्यवहारिक करंट अफेयर। और ऐसे में से एग्जाम में से केवल 2 प्रश्न है, एक इंडिया से और एक एमपी से, या मुश्किल से 2 इंडिया से और 1 एमपी से, ऐसे पूछे जाना है। और आप लोगों को ये जो मार्केट में कॉमिक्स के माध्यम से, मंथली न्यूज मैगजीन के माध्यम से, हर दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, बड़े बड़े नोट्स के माध्यम से, इन सब के माध्यम से जो प्रोवाइड कराया जाता है वो व्यवहारिक करंट अफेयर्स होता है। और उसके साथ सैद्धांतिक तो उसका छपा छपा ऐसा रहता है, वो हमेशा वैसा ही है। जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो वो आज तक प्रधानमंत्री है ना, उसमें चेंज क्या आ गया? तो वो तो सैद्धांतिक चीज है। लेकिन हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे दिमाग पे एक बर्डन क्रिएट करते हैं कि बाप रे 8 नंबर 10 नंबर का आएगा करंट अफेयर, और फिर भागना शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखा, इस किताब को खरीदा, उस किताब को खरीदा। बहुत समझदारी के साथ एक बात समझो कि करंट अफेयर्स इतना बड़ा हवा नहीं है, इतनी सारी चीजें उससे नहीं पूछे जानी है, बहुत बेसिक सी चीजें। देखो, भारत की सरकार और बहुत सारे देशों के साथ हमारे युद्ध अभ्यास चलते हैं और वो हर साल चलते हैं, तो उसे हम करंट अफेयर्स क्यों माने? मान लीजिए कि मैंने सूर्य या मैत्री नाम का एक जो युद्ध अभ्यास है वो याद कर लिया एक बार कि भारत और नेपाल के बीच मैत्री नाम का युद्ध अभ्यास होता है। तो अब ये पिछले साल भी मैत्री भारत और नेपाल के बीच में होगा और इस साल भी यहीं पे होगा।
इसमें कोई करंट अफेयर्स वाली बात है नहीं, ये सैद्धांतिक करंट अफेयर्स है। तो इन सब चीजों का एक हवा बना करके बाप रे डर 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 की बहुत करंट अफेयर्स है, ऐसा कुछ मत करो। अपने आप को डराओ मत, अपने आप को समझाओ, आप समझदार हो, आपको पीएससी पास करनी है, हमें एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना है, पूरे प्रशासन को संभालना है। तो ऐसे अपने आप को समझाओ कि सैद्धांतिक वाला हिस्सा तो लगभग मुझे याद है, व्यवहारिक में 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाना है, जो मैंने इतनी सारी वीडियोस देखकर या इतनी सारी चीजें करके कर लिया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन, मध्य प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष कौन, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन, फिर मध्य प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन, फलाने के अध्यक्ष कौन, ढिमाके के अध्यक्ष कौन, ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो कि सैद्धांतिक है, क्योंकि वो एक बार बन गया तो 3 बार रहेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया है आपने, बहुत सारी चीजों में पढ़ लिया है। व्यवहारिक से तो आपसे केवल एक ही प्रश्न या 2 ही प्रश्न पूछे जाने, जिसके पीछे हम पूरे 1 महीने 2 महीने 8 दिन 15 दिन तक भागते रहते हैं। तो ये फॉर्मेट हमें अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि कोई बहुत बड़ी चिड़िया नहीं है, ये छोटी सी एक गोरैया है, जिसे हमें बहुत आसानी से 5 घंटे 6 घंटे दे करके पढ़ा जा सकता है, और उसमें सफिशिएंट नंबर भी लाया जा सकता है। तो इस हव्वे को जो ये गुब्बारे जैसा फुलाया हुआ है कि करंट अफेयर्स मार डालेगा, करंट अफेयर्स सही नहीं हो रहा है। देखो कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें जानबूझ करके भयंकर से प्रश्न डालने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको रोज टेस्ट लेने, कहां से लाए इतने अच्छे प्रश्न आपके लिए, ये उन कोचिंग क्लासेस की मजबूरी है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आज तक सोचिए पीएससी ने कौन सा ऐसा भयंकर प्रश्न पूछ लिया जो आपको याद नहीं था। पूछे तो वही प्रश्न सैद्धांतिक से जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकायुक्त, लोकपाल, चीफ जस्टिस, फलाना ढिमाका, ये जनरल सी बातें पूछी जाती। कौन सा पूछ लिया उसमें? या तो आपसे मानव विकास सूचकांक पूछेगा या और कोई सूचकांक पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछ लेता है कि भारत की कोई रैंकिंग, तो वो तो हम जनरली पढ़ लेते हैं ना। इसको हवा बना करके ऐसा खुद को डराने की जरूरत क्या है? इसे डराना बंद कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा समझदार बन करके ये सब समझाइए। और मैं आपको आज अभी जो पढ़ाने वाला हूं वो हम सिद्धांतिक से शुरू करेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं याद कराने वाला हूं, क्योंकि मेरी आदत है एक बार पढ़ो फिर याद करो फिर लिखो फिर फलाना ढिमाका, इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, एक ही बार बात करो, सीधे याद करो, याद करने के बाद एग्जाम दे करके 100% रिजल्ट लाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हमने सबसे पहले वो जो सैद्धांतिक हिस्सा है उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करेंगे, जल्दी से अपने आप को संभाल लीजिए। अब सीधा सा प्रश्न है कि भैया भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सबको पता है, इसमें याद करने की और पढ़ने की कोई बात नहीं होती। द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के। अब ये प्रश्न आएगा तो आपके थोड़े से टोटे हिलेंगे, हम थोड़ा घबराते हैं ऐसे प्रश्नों से, तो याद कर लो। देखो हमने महाभारत की जो द्रौपदी है, आपको पता है वो एक अकेली महिला है जिनके 5 पति थे। तो एक महिला के 5 पति माने नंबर क्या बन गया? 15। तो द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हुई? 15वें नंबर की। तो जो राष्ट्रपति होता है उससे एक कम एक कम उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और ये 14वें नंबर के हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट वाली चीज होनी चाहिए। और जो राष्ट्रपति होता है वही प्रधानमंत्री हो जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के। तो ये 3 चीजें सबको याद थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हमने एक बार इसको आंखों के सामने से निकाल लेना है, बस अब कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक प्रमुख, आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी सेंचुरी मार दी, मतलब 50 मार लिया। तो 50वें नंबर के डी.वाई. चंद्रचूड़ है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेंकट रमन। देखो जो आदमी महान्याय मतलब सबको न्याय करे वो सबके संकट हरे, तो संकट रमन, वेंकट रमन। में यहां लिख देता हूं संकट रमन। संकट रमन से बन जाएगा वेंकट रमन, वो महान्यायवादी है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तो ये इसी के अधीन रहने वाला सॉलिसिटर जनरल है, याद हो जाएगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकाश श्रीवास्तव। अब देखो हरे पौधे हमारे प्रकाश का उपयोग करके या सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या है? हरित। हरे पौधे क्या करेंगे? प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे। तो हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन हो गया? प्रकाश श्रीवास्तव। तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी सी चीजें आपको और ज्यादा इससे डीप में बतानी चाहिए, याद हो गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रमुख कौन कौन है भैया? सभापति राज्यसभा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो जगदीप धनखड़ हो गया याद। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। देखो उपसभापति जो है वो सभापति के साथ काम करता है, लेकिन वो ना हो तो ये अध्यक्ष बन जाता है।
तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो याद रख लेना जगदीप धनखड़ के साथ। तो जगदीप धनखड़ के साथ हरिवंश नारायण को जोड़ लिया। और महासचिव राज्यसभा के हो गए प्रमोद चंद्र मोदी। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में हो गए पीयूष गोयल। और अध्यक्ष लोकसभा के हो गए ओम बिरला। अब नए अध्यक्ष बनने ही है तो उसे बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन नंबरिंग याद रख लो कि ये 17वें नंबर के अध्यक्ष थे। कौन से नंबर के थे? 17वें नंबर के। क्योंकि अभी ये जो 9 जून को पेपर हुआ उसमें पूछ लिया, इससे थोड़ा सा रिवर्स जाकर के कि 16वें कौन थे, 15वें कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो हमें याद रहेगा ना कि ओम बिरला के पहले कौन था, ओम बिरला के पहले सुमित्रा महाजन, फिर उससे पहले कौन था, तो फिर मीरा कुमार, आप जोड़ लोगे उसको। तो ऐसे बहुत कंफ्यूज मत हो, केवल ये नंबर याद रख लो। जो ओम बिरला तो आप सबको याद है। नेता विपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। ये बहुत सरल सरल से नाम है, आपको याद हो जाने चाहिए। और यहां अगर कोई कंफ्यूजन है तो 1-2 बार रीड कर लो, इतने में इसका काम चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारी देख लो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। देखो निर्वाचन आयोग तो हर काम में राजी है। क्या है? हर काम में राजी है। तो राजीव कुमार हर निर्वाचन कराने के लिए राजी हैं, तो राजी से राजीव हो जाएगा। तो राजीव कुमार जो है वो 25वें नंबर के हैं। चीफ जस्टिस 50 नंबर के और निर्वाचन आयोग 25 नंबर के, दोनों को जोड़ लो तो और याद रह जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त भी याद कर लो। ये है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर और अनूप चंद्र पांडे। देखो अगर चुनाव कराना है तो ज्ञान होना चाहिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। दूसरा, ज्ञान से आपको क्या मिलेगा? सुख। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो आप दुखी दुखी रहोगे, ज्ञान होगा तो आप गलत गलत परिस्थितियों में भी सुखी रहोगे, है ना। और अनूप चंद्र पांडे, तो ये है पांडे। तो तीसरे शब्द में 3 शब्द हमने यहां से निकाल लिए, ज्ञान, सुख और पांडे। क्या नाम है? ज्ञान, सुख और पांडे। 3 लोगों के नाम हमने निर्वाचन आयोग में याद कर लिया। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, असली में एग्जामिनर यही पूछता है। आगे भी बहुत सारी चीजें याद भी कराऊंगा, सारे इंडेक्स याद कराऊंगा, सारे समझौते जो भारत सरकार ने किए वो याद कराऊंगा, सारे सम्मेलन याद कराऊंगा, सारे जितने भी हमारे एक्सरसाइज हुए हैं, सैन्य अभ्यास हुए, वो सब याद कराऊंगा। इस वीडियो में मैं सब याद कराऊंगा। और ये डाटा आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है। स्पीडी की जो किताब आती है मार्केट में 50-60 रुपए की, उसमें सब दिया हुआ है। तो मुझे वो किताब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। और इस वीडियो में बहुत सारा कंटेंट भी जो है उसका क्रेडिट भी हमें स्पीडी को ही देना चाहिए, क्योंकि स्पीडी जैसी किताब अच्छी हमको 50 रुपए में बहुत सारी चीजें दे देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भैया? सीएजी कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखो अगर हमें नियंत्रक किसी चीज पर बहुत नियंत्रण करना है तो हम उसका जो ग्रीस है वो हटा देते हैं, गिरीश हटा देते हैं, तो नियंत्रण हो जाता है। फिर उसकी स्पीड जो है वो ब्रेक लग लग के चलती है। तो गिरीश को लगाते हैं ताकि स्मूथली चीजें चले, हमारे कंट्रोल में चले। ये भी 14वें नंबर के हैं। और अगर इसे जोड़ना है तो हमारी द्रौपदी मुर्मू भी मुर्मू है और ये भी मुर्मू है, तो वो 15 है, उससे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, इसलिए 14वें नंबर पे गिरीश चंद्र मुर्मू आ गए। महालेखा महानियंत्रक सीजीए, यह एसएस दुबे 28वें नंबर के। तो देखो ये 14, तो उससे सीधा डबल कर दो 28। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो एसएस दुबे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? नर्मदापुरम से, जबलपुर से, कहां से? जल्दी से बता देना कमेंट करके कि एसएस दुबे जो है वो कौन से, क्या है? महालेखा नियंत्रक। ये है महालेखा परीक्षक, ये है महालेखा नियंत्रक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी हम याद कर लेते हैं। वैसे 30 जून को एक सेना के प्रमुख तो बदल जाएंगे, लेकिन अभी तो जो है वो हमें याद करना है। सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। वायुसेना में वीआर चौधरी। देखो मेरा नाम आप सबको पता है दिनेश चौधरी। क्या नाम है मेरा नाम? मेरा नाम है दिनेश चौधरी। तो ये नाम याद कर लेने से 2 सेना प्रमुख तो हो जाएंगे। अभी इस परीक्षा के लिए मैं आपका सेनापति बना हूं ना, तो मैंने 2 चीजों की सेनाएं तो संभाल ली। एक तो हो गया दिनेश और एक हो गया चौधरी। तो देखो वाह यार चौधरी, आप मुझे बोल दो कि वाह यार चौधरी, क्या याद कराया आपने? वाह यार चौधरी। तो देखो वायुसेना में व से वायु और व से वाह यार चौधरी। वाह यार चौधरी आप मुझे ऐसा बोल दो तो याद हो जाएगा, वी आर चौधरी। ये वी आर चौधरी नाम हो गया वायुसेना का। फिर नौसेना में कौन है? मैं खुद, दिनेश कुमार। तो मेरा नाम ही दिनेश है, तो दिनेश कुमार कौन हो गया? नौसेना। 2 तो याद हो ही गई। अब आ जाओ थल सेना पे, मनोज पांडे। इतना तो याद कर ही सकते हो, यूपीपीएससी के अध्यक्ष भी मनोज हैं और हमारी थल सेना के अध्यक्ष भी मनोज हैं। अब आते क्रम की बात, 27, 26 और 29। देखो वायु में हमें याद करना है 27। वायु क्या है? 27।
नौसेना 26 और थल सेना जो है वो है 29। ये तीनों एक बार रीड कर लोगे तो याद रह जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। मुझे नहीं लगता कि इस नाम को मुझे बहुत डिस्क्राइब करना चाहिए, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो गुप्तचर संस्थाओं और जांच संगठनों के प्रमुख की बात कर लो, चलो कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार। देखो क्या नाम है? सतर्कता आयुक्त। तो सतर्क कौन रहेगा? जो अपने काम में प्रवीण है। तो सतर्कता का जोड़ लो आप हिस्सा प्रवीण से। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रवीण कुमार। या नंबर की जरूरत नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई। देखो सीबीआई को हर चीज की सूद रहती है, वो सीधे सीधे काम करते हैं, सूद निकाल करके काम कर देते हैं। सूद रहती है उनको हर काम की, और वो अपने काम में प्रवीण भी होते हैं। तो प्रवीण सूद जो हो गया वो हो गया फिर सीबीआई, और प्रवीण कुमार हो गया तो सतर्कता आयोग सीवीसी। मुख्य सूचना आयुक्त। देखो हमें सूचना देनी है तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, सूचना में कोई शर्माना नहीं चाहिए। तो सूचना आयोग से सामारिया मतलब सरमारिया, इसको मैं सरमारिया कर देता हूं ना, समारिया को सरमारिया। तो हीरालाल सरमारिया, हीरे बिक रहे थे उसकी सूचना दे दी हमने, हीरे की सूचना दे दो शर्म बिना शर्म के। निर्देशक आईबी। अब आईबी हमें याद करना है। आईबी के लोग बहुत तपा देते हैं, आदमी को पकड़ लेते हैं, बहुत कूटते हैं, बहुत ही कूटते हैं, ये तपाते हैं बहुत। तो आईबी का अध्यक्ष कौन हो जाएगा भैया? आईबी का अध्यक्ष हो जाएगा तपन कुमार। ये मैं नाम इनके इसलिए बिगाड़ रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को मैं याद करा सकूं, है ना। मेरा इनसे कोई जातिगत दुश्मनी, मैं तो इनको जानता तक भी नहीं हूं भैया। मैं तो मेरे देश के संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए आपको मैं ये याद करा रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए इनके नाम में थोड़ी तोड़ मड़ोड़ कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर संस्थाओं के प्रमुख में और आगे नाम याद कर लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ से देखो ये रवि लिखूं मैं, रवि लिखा उससे अच्छा मैंने इसको यूं जोड़ दिया तो ये रॉ बन गया। तो रवि से रॉ जुड़ गया, अपने आप याद हो जाएगा। फिर आएगा एनआईए। एनआईए मतलब कि नेशनल जांच एजेंसी। सदानंद वसंत दाते। देखो जहां सदा जांच चलती रहेगी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जहां जांच चलेगी वहां आदमी दांत दिखा करके भागते जाएगा। तो जहां पे भी कोई काम जांच होते रहते हैं वहां दाते हो जाता है। क्या हो जाता है? दाते। प्रभाती निर्देशक ईडी। ईडी का नाम बहुत सुनने में आ रहा है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इसके प्रमुख नवीन है। कौन है प्रमुख? नवीन है। तो राहुल नवीन याद हो जाएगा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड सत्यनारायण। देखो नारकोटिक्स का मतलब होता है नशा, तो जो भी नशे में होता है वो हमेशा सत्य बोलता है। क्या बोलता है वो? तो नारकोटिक्स में नशा है और नशे वाला आदमी हमेशा सत्य बोलता है। तो नारकोटिक्स के प्रमुख कौन हो गए? सत्यनारायण प्रधान। नाम याद रख लेना। उम्मीद है आपको अभी तक जो बताया वो सब याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव याद कर लेते हैं। नीति आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, कोई काम करने की याद करने की बात ही नहीं है। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष जो है वो सुमन कुमार बेरी है। कौन है? बेहरी है। बेहरी कैसी? उपाध्यक्ष कैसा रहता है? उपाध्यक्ष सुनता ही नहीं है ना लोगों की, वो बोलता है कि जाओ अध्यक्ष से बात करो। तो उपाध्यक्ष बेहरी है, तो बेहरी सुमन कुमार बेरी याद हो जाएगा। नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं, आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं। फिर सीईओ। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। देखो सीईओ उसे बनाया जाता है जो सब काम को शुभ शुभ करता है, शुभ अशुभ वाला शुभ की बात कर रहा हूं। तो सुब्रमण्यम में से ये शुभ निकाला, और वो नीति आयोग अच्छी शुभ शुभ नीतियां बनाए, इसलिए सुब्रमण्यम को इसका सीईओ बना दिया। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। अभी मैंने बोला था मनोज पांडे और मनोज सोनी, ये दो नाम याद कर लो। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष और मनोज पांडे हमारे थल सेना के अध्यक्ष। अध्यक्ष 22वें वित्त आयोग, 22वें विधि आयोग। विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज। देखो हर ऋतु में मौसम, हर बरसात की ऋतु में नई रीति बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी। फिर गर्मी में अलग नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी में नहाने के, उठने के, सोने के नियम अलग होते हैं, खाने के, पीने के, सबके नियम अलग होते हैं। तो हर ऋतु में 22वें में याद हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। और नीति कौन बनाता है? जिसमें बल होता है, तो बलवीर सिंह जो है वो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। 21 में बल है और 22 में विधि है, रीति है, सॉरी ऋतु है। तो ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22वें हो गए, और 21वें आपको बलवीर सिंह याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखो इस दुनिया में सीता माता के सामने सब लोगों ने क्या खींच दी थी? रेखा। महिलाओं के लिए एक रेखा खींच दी जाती है कि ये वो काम करेंगे और ये वो काम नहीं करेंगी। तो रेखा शर्मा कौन हो जाएंगी? वो रेखा शर्मा महिला आयोग की
अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब देखो हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ओबीसी को 13%, 27% आरक्षण दिया और फिर बाद में उस पर रोक लगा दी, तो दुनिया हंस रही है उस पे। तो ओबीसी में जो पिछड़ा वर्ग है उस पे क्या हंस रही है, मतलब हंसराम, गंगाराम, अहीर नाम याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी चयन आयोग। देखो हम एमपीपीएससी जो देते हैं या यूपीएससी देते हैं वो युवा होते हैं, उनसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो एसएससी देते हैं। ये है ना एसएससी, एसएससी छोटी एग्जाम हो गई, तो छोटे लोग जो है वो किशोर कहलाते हैं। तो किशोर कौन है, किशोर एसएससी के अध्यक्ष है और यूपीएससी के अध्यक्ष युवा मनोज सोनी हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, ए के माथुर, याद रख लेना। देखो 7वां वेतन आयोग तो एक ही बना ना, एक ही बना, अब 8वां बनेगा या छठा बनेगा, छठा तो बन चुका है, 7वां बन चुका, अब 8वां बनेगा। अध्यक्ष लोकपाल, देखो लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, लोकपाल के अध्यक्ष है अजय मानिकराव खानविलकर। तो लोकपाल क्यों बनाया, कि जो खूब खाते हैं ना टेबल के नीचे से उनको रोका जा सके, तो खानविलकर को बना दिया खाना रोकने, इनके खान को रोकने के लिए खानविलकर को। याद रखना है मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं अजय मानिकराव खानविलकर, इसलिए काम के हैं खानविलकर जो है वो लोकपाल बना दिए गए हैं हमारे देश के। याद रख लेना, इतनी चीजें अगर याद हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं हुई है तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न में फिर से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष है 16वें वित्त आयोग के। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया और 15 थे एनके सिंह। क्या थे, एनके सिंह। देखो अरविंद पनगड़िया 16वें हैं, तो 16 है अरविंद पनगड़िया, कैसे याद करोगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16 पे चाहिए पैसे, अरविंद जो पुराना धन गड़ा हुआ है जमीन में, गड़ा हुआ धन निकालेंगे, है ना। अरविंद को क्यों लाया गया, कि वो जमीन में गड़ा हुआ धन निकाले वर्तमान में, है ना। तो 16वां वर्तमान चल रहा है, पुराना जो था एनके सिंह वाला था, तो ऐसे ही जोड़ लो, याद हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, देखो 2 रणवीर सिंह है, एक रणवीर सिंह है और रणवीर कपूर है, इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। वह खैर प्रतिस्पर्धा दीपिका पादुकोण के लिए चलती थी, बाद में वो बंद हो गई शादी के बाद। तो प्रतिस्पर्धा किनके बीच चली, रणवीर के बीच। और अगर प्रतिस्पर्धा है तो हम किसी को कहां बुलाते हैं, रण में बुलाते हैं ना, कि आजा युद्ध के मैदान में। तो यू प्रतिस्पर्धा मत कर, युद्ध के मैदान में आ। तो प्रतिस्पर्धा से रण को जोड़ लो, रणवीर याद हो जाएगा, रणनीत कौर याद हो जाएगा। थोड़ा सा नाम मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, देखो जनजाति के लोग भी अब हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पीएससी निकालते हैं। तो एसटी जो है, एसटी के साथ आप याद कर लो, हर्ष के साथ। एसटी जो है वो जो टी है, चाय पीने के बाद वैसे भी टी माने क्या होता है, एससी और एसटी में कंफ्यूज होते होंगे आप, तो टी को मैं जोड़ रहा हूं, चाय पीने के बाद आप में हर्ष आ जाता है ना काम को करने के लिए। तो हर्ष चौहान जो है वो एसटी के अध्यक्ष हैं। और अनुसूचित जाति मतलब एससी के किशोर मकवाना, कौन है, किशोर मकवाना। तो आपको याद रख लो, सी से, सी को ऐसे ही के बना दो, सी के है ना, तो किशोर मकवाना याद हो जाएंगे बड़ा आसानी से, ये दोनों नाम याद हो जाएंगे। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जोड़ा, एस टी को जोड़ना पड़ा, टी के साथ टी पीली तो हर्ष आ गया, हर्ष चौहान हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इनके नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं भैया, मेरा केवल लेना देना इनसे इतना है कि मुझे अपने बच्चों को पीएससी में इनके नाम याद करवाने, ताकि परीक्षा में कुछ गलत ना हो। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है, ए के मिश्रा। देखो मानव अधिकार हमारे देश में आके सब मिक्स हो जाते हैं, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, सारे प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सब मिक्स हो जाते हैं ना। वैसे भी हमारा जो मानव अधिकार है उसमें सारे अधिकार मिक्स हैं, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सब कुछ मिक्स दिया हुआ है ना हमारे संविधान में। देखो तो सारे मिक्स है, मतलब मिश्र है, मिक्स है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियांक कानून को, देखो बच्चे जो होते हैं उनपे सारे कानून लागू नहीं होते, उनपे जुवेनाइल एक्ट लागू होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना कि जुवेनाइल बच्चों के अलग कानून होते हैं, तो उनके लिए अलग कानून बनाने पड़े। फिर आते हैं और वैसे भी जो प्रियंका है, प्रियंका कौन सी, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने एक बच्चे से ऐसे दिखने वाले लड़के से शादी की थी ना, तो बाल अधिकार से प्रियंका ने शादी कर ली, तो याद हो जाएगा। चलो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जो है
वो बाल बाल अपनी मतलब ऐसे लोग मतलब बालों जैसे है, मतलब उनके बाल जो एक बाल जो है वो एक बाल लिखा हुआ है ना, या एक बाल, तो इसे मैं बार बार बाल से जोड़ लेता हूं, सरदार एक बाल। देखो ये लोग बहुत ज्यादा कम संख्या में, अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, जो कम संख्या में होगा, और कम संख्या में होगा तो टेंशन के मारे उनके जो है बाल झड़ जाएंगे, तो एक ही बाल बचेगा, तो एक बाल उसका नाम हो जाएगा। तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो याद रखना अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो आपको ये सारे नाम याद हुए होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए अब नाम के बाद हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय बोर्ड जो और समितियां बनी है उनके अध्यक्ष भी याद कर देते हैं। ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई होता है। अनिल कुमार जो है, अनिल कुमार लाहोटी, देखो एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, नहीं तो फिर लट से तोड़ दिया, है ना। तो लाहोटी, तो लाहोटी मतलब बार बार लट से तोड़ दिया है। अगर ट्राई करने पर पास ना हो तो लट से तोड़ दो उन सपनों को। फिर भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयोग, देखो हमारे देश में मान्यता है कि जो शंकर भगवान है, जो शिव है, मतलब महाकाल है, वो मृत्यु के भगवान है, मतलब वो मनुष्य के जीवन के भगवान है, जीवन को समाप्त करने वाले भगवान है। तो जनगणना में आदमी का नाम तब तक ही रहेगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो मृत्युंजय जो है जनगणना में तब तक ही नाम रहेगा जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, बाद में तो हटा दिया जाता है ना। तो मृत्युंजय जो है, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये भी नाम याद रख लेना। अध्यक्ष लोक लेखा समिति, आपको याद है कि जो विपक्ष का नेता रहता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो अभी विपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे लोकसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल, क्या नाम है, देखो प्राक्कलन समिति हमेशा क्या करती है, सवाल करती है, क्या करती है, सवाल करती है। तो सवाल करती है तो प्राक्कलन करती है ना, आकलन करने के लिए सवाल करती है, तो सवाल से हो जाएगा जायसवाल। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट पे आ जाओ, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के नाम। अब भैया ये याद रखना है, 7वीं यूनिट में स्पेशली दिए इसलिए इनके नाम जरूर याद रखना। इसरो, इसरो देखो ईश्वर लिख दूं मैं अगर इसको, ईश्वर है ना, ईश्वर और इसरो में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इसरो और इसरो है ना। तो इसरो, हमारे ईश्वर कौन है, हमारे ईश्वर सोमनाथ है। सोमनाथ गए होगे ना आप, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो मैं तो जोड़ने के लिए आपको याद करा रहा हूं, 10वें नंबर के हैं वो, 10वें महाकाल, 10वें ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती। देखो एक ही परमाणु बम चाहिए पूरे विश्व को खत्म करने के लिए, परमाणु कितने चाहिए, परमाणु ऊर्जा कितनी चाहिए, एक ही चाहिए। तो एक ही चाहिए मतलब एक के हो जाएगा, एक ही मोहंती, एक में ही सब मोहंती हो जाएंगे, है ना, एक का में ही अंति अंति हो जाएगा। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार, देखो मैं हूं परमाणु, मैं आपने देखा मैं जब वीडियो बनाता हूं तो कितनी ऊर्जा के साथ बनाता हूं, तो मेरे अंदर परमाणु से आती होगी ऊर्जा खूब सारी, उसका मैं नियामक हूं। तो याद रख लो परमाणु ऊर्जा आयोग का नियामक है दिनेश कुमार। वैसे भी दिनेश शब्द का अर्थ होता है सूर्य, और हमारे दुनिया में पृथ्वी में ऊर्जा का नियामक कौन है, ऊर्जा का नियामक सूर्य है। तो आपको ऐसे भी जोड़ने में आसानी से ये याद हो जाएगा। निर्देशक भाभा परमाणु मतलब बार्क के विवेक भसीन, देखो बार्क मतलब कुत्ता बार्क करता है ना, कुत्ता चिल्लाता है, कुत्ता भूखता है, उसे हम बार्क करना कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वो भूसता भी है, चिल्लाता भी है, तो भसीन याद हो जाएगा, उससे नाम कनेक्ट करने के लिए ये शब्द बोल रहा हूं ताकि नाम याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप सब लोगों को इतना याद हो गया होगा, आगे बढ़ो। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डरडो, DRDO समीर वी कामत। देखो हमारे देश में सबसे ज्यादा रक्षा के अनुसंधान कौन बनाता है, डरडो बनाता है, DRDO बनाता है, तो वो सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए नाम रख दिया कामत। क्या नाम रख दिया, कामत। चलो आगे बढ़ते हैं, महानिर्देशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसका नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, क्या नाम है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। देखो उद्योगों को कभी थमा नहीं जा सकता है, तो नल्ला थम्बी नाम हो जाएगा, क्या नल्ला थम्बी, इनको रोका नहीं जा सकता। उद्योग जो है 24 घंटे चलने चाहिए, तब जाके पूरे देश के लिए हम सारी सामान की आपूर्ति कर पाएंगे। अध्यक्ष औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद टी रामास्वामी। अब देखो हमारे देश में उद्योगों का विकास तो राम भरोसे ही चल रहा है, तो रामास्वामी हो गया, राम भरोसे उद्योगों का विकास चल रहा है तो रामास्वामी। निर्देशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम के सारे भाई उन्नी कृष्णन, देखो सारे भाई, सबके भाई कौन है, कृष्ण भगवान है, सबके भगवान कृष्ण भगवान, तो सारे भाई कौन हो गए,
विक्रम साराभाई कृष्ण हो गए, कृष्णन अय्यर नाम याद कर लो, तो नाम याद रह जाएगा आसानी से। इसलिए मैं ये थोड़े से कोडिंग वोडिंग या कुछ कनेक्टिंग प्रोसेस से आपको याद करवा रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़ते हैं। इतने नाम आप सबको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो खेल संगठन है उनके प्रमुख याद कर लेते हैं हम। यहाँ थोड़ा अंतरराष्ट्रीय भी डाल दिया मैंने। अध्यक्ष चाहिए आपको आईसीसी के। आईसीसी के जो हैं ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। देखो क्रिकेट के बारे में सबसे ज्यादा लोग बातें करते हैं हमारे देश में, क्रिकेट का जुनून है, सबसे जो लोग बात करते हैं तो बार्कले, मतलब सब लोग ज्यादा बातें करते हैं तो बार्कले याद हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीसी इंदिरा नुई। आपने इनका नया नाम सुना होगा, इंदिरा नई बनी गई है किसकी? आईसीसी की सीईओ बन गई है। तो आईसीसी की सीईओ स्वतंत्र महिला निर्देशक बन गई कौन? इंदिरा नई। नई बन गई, नुई बन गई। अध्यक्ष सॉरी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक। देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जब शुरू होते हैं तो मुर्गा बाग देता है, फिर उसके बाद शुरू होते हैं तो मुर्गा क्या करता है? बाग देता है। तो इसका नाम क्या है? थॉमस बाक। इससे नाम याद रह जाएगा, थॉमस बाक। चलो आगे बढ़ो। अध्यक्ष फीफा। फीफा जो है जियानी इन्फेंटिनो है। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। देखो जो फूफा है वो किसी के जीजा है, मतलब आपके जो फूफा है वो आपके पापा के जीजा, मतलब उनके वो जीजा हैं। तो ऐसे फूफा और जीजे का रिलेशन होता है ना, तो ये फीफा को फूफा कर लिया और फूफा को जीजा कर लिया, तो जियानी इन्फेंटिनो नाम याद रह जाएगा। इससे थोड़े से कनेक्टिंग हो जाती है और नाम याद रह जाते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ लवलीना बोरगोहेन। अब नाम इसलिए याद करना है क्योंकि भारत की और अंतरराष्ट्रीय संघ की अध्यक्ष हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष कौन है? मैं एक स्पोर्ट्स का छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे संस्थान आपको याद करवा दूंगा, उनके अध्यक्ष स्थापना मुख्यालय कहां पर है ये करा दूंगा मैं, लोड मत लेना। मुक्केबाजी संघ की लवलीना। देखो अगर हम किसी से बहुत लव करते हैं तो उसे मुक्का नहीं मारते, तो लवलीना, लवलीना मुक्केबाजी से रिलेटेड है, जोड़ लेना। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसी। अब बीसीसीआई जो है रोज मैच कराती है, तो रोज रोज कराती है मतलब रोजर बिन्नी, नाम क्या हो जाएगा? रोजर बिन्नी। और आगे बढ़ते हैं। महानिर्देशक भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलेटिक हॉकी इंडिया। अध्यक्ष हॉकी इंडिया कौन है? दिलीप टर्की। देखो हॉकी हमारी हर हाँ की जो है उस, अगर हम किसी के सामने हर बार हाँ हाँ करते रहते तो वो हमारे सामने से टर्क जाता है। क्या करते हैं? टर्की। हमको मतलब हमको ठरकी समझता है, टर्की समझता है, टर्की ठरकी कर लो इसको। तो अगर हम किसी की हर बात में हाँ हाँ करेंगे तो वो हमें क्या समझेगा? ठरकी। याद रख लो। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन। क्या है ये? भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन आदित्य सुमरी वाला। अब देखो कितना अच्छा नाम है, सुमरी वाला है ना, सुमड़ी वाला कर लो, सुमड़ी वाला। तो आदिल जो है वो छोड़ो, हमारा जो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन है वो सुमड़ी वाला है। कैसा है? सुमड़ी वाला, सुमड़ी में बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिव नहीं है, यूं समझ लो कि सुमड़ी में बैठा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ अजय सिंह, नाम याद रह जाएगा। देखो मुक्का मारने में हमने एक बार किया था, लव करते हैं लवलीना, वो अंतरराष्ट्रीय है। भारतीय मुक्केबाजी में आ गई अजय सिंह, तो मुक्केबाजी से हमने फिर ये कर लिया जय। जो मुक्का मारते हैं उनको, जो मुक्का मार करके करते हैं जीतते हैं वो जीत जाते हैं, जय होती है उनकी। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा। ये नाम इतना आसान है या हमारा सुना हुआ है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और अंतरराष्ट्रीय की अभी मैंने याद कराया था, थॉमस बाक। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ। भारतीय बैडमिंटन संघ हिमांता बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमांता बिस्वा शर्मा। देखो बैडमिंटन तो बैड है ना, बेड पे बिस्वा शर्मा, बेड पे मतलब बेड पे शर्मा है ना, तो बेड पे बस बिस्वा शर्मा, ऐसे बेड से जोड़ लो, इसको याद रह जाएगा। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक देवेंद्र झांझरिया। आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, जो वर्तमान में क्या हो चुका है? राजीव गांधी का नाम बदल करके हमने क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद कर दिया। वो इनको मिला था, पैरालंपिक खिलाड़ी है, तो आपको याद रखना है देवेंद्र झांझरिया महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और आगे बढ़ते हैं। बीमा संस्थाओं के, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब इरडा। इरडा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। कौन है? देखो अगर हम बीमा क्यों कराते हैं कि अगर भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं रही और हम निपट विपट गए
तो हमारे घर वालों को कम से कम बीमे के पैसे मिल जाए। तो बीमा इसलिए करा जाता है कि अगर हमारे देव की कृपा नहीं रही, देव का आशीष हमारे ऊपर नहीं रहा, तो हमारे ऊपर किसी का तो आशीष हो, कंपनी का आशीष हो, बीमा कंपनी का। तो बीमा को हमने जोड़ लिया देवाशीष पांडे से, पंडा से, जोड़ याद हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के प्रमुख की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें देखो महासचिव हमको याद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। याद रखिए, जो सरल सा नाम है, 3 परीक्षाओं से एक ही नाम चल रहा है इसलिए याद है। अध्यक्ष 77वां जो सम्मेलन हुआ उसके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वीं महासभा के हैं साबा कोरुसी। देखो 77 में है सबा कोरुसी। क्या नाम है? साबा कोरुसी। कोरुसी नाम याद रख लो। तो मैं तो इसको कैसे याद किया था? सभा कुर्सी, मतलब सब बैठ गए महासभा में, महासभा में सभी बैठ गए कुर्सी पर, सभी बैठ गए कुर्सी पर, तो सभी कुर्सी नाम याद हो गया, सभा कुर्सी 77। डेनिस फ्रांसिस क्या है? ये 78वें जो सत्र है उसके अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस। देखो 77 और 7-8 घंटे में फ्रांसिस मतलब फंस गए, तो 7-8 घंटे तक फंस गए महासभा में जाकर के, इसलिए डेनिस फ्रांसिस हो गया। 77 का नाम याद हो गया, सभी बैठ गए कुर्सी पे, तो सभा कुर्सी। और ये 78 का 7-8 घंटे के लिए महासभा में फंस गए, तो अंतरराष्ट्रीय महासभा जो हुई यूएनओ की, इसमें 7-8 घंटे फंस गए, इसलिए फंस गए फ्रांसिस। याद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण जो हैं, जैसे कि विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का कौन है अध्यक्ष? अभी भारतीय को बना दिया गया है अजय बंगा। क्या नाम है इनका? अजय बंगा। तो देखो विश्व जो बैंक है उसका आदमी कहां रहेगा? बंगले में, तो बंगा, बंगा से बंगला, याद हो जाएगा, अजय बंगा नाम याद हो गया। ये भारतीय अमेरिकी, याद रखना, नंबर भी याद रख लो, इनका 14वां नंबर है जो हमारे उपराष्ट्रपति का नंबर है। प्रबंधक निर्देशक आईएमएफ। आईएमएफ मतलब क्या होता है? मुद्रा कोष। मुद्रा कोष की अध्यक्ष है क्रिस्टीना लेंगा जॉर्जिएवा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। याद रख लो। देखो मुद्रा जो है वो तो क्रिस्टल जैसी चमकती रहती है, मुद्राएं फीकी भी पड़ जाए, चिमला भी जाती है, तो भी वो उतना ही काम करती है जितना वो 100 का नोट है तो 100 का ही काम करेगा। वो बोले एकदम फ्रेश हो या ना हो, तो जो मुद्रा है वो हमेशा कैसी है? चमकती रहती है, क्रिस्टल जैसी, क्रिस्टलिना। आगे बढ़ते हैं, महानिर्देशक विश्व व्यापार संगठन। देखो अगर हमने व्यापार करना है तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। नागोजी है ना, नंगोजी अंकोजी, मैंने इसको नागोजी को मैंने नंगाजी कर दिया, नंगाजी अंकोजी, मतलब हमें कपड़े पहनने तक का ध्यान रहे ना रहे तो हम व्यापार में सफल हो पाएंगे। हमारे अंकों का ध्यान ना रहे, हमें किसी भी चीज का ध्यान ना रहे, नागोजी अंकोजी, तो याद रह जाएगा इससे ये आसानी से। नागोजी अंकोजी क्या हो गया भैया? नागोजी अंकोजी विश्व व्यापार संगठन के। तो व्यापार करना है तो नागोजी अंकोजी, मतलब नंगे होकर के व्यापार कर लो। वैसे भी जो व्यापार करने जाते हैं ना वो अपनी इज्जत को नहीं देखते, क्योंकि इज्जत देखेगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा, तो जो इज्जत ना देखे वो नंगा है। मतलब यहाँ कपड़े से नंगे की बात नहीं हो रही है। तो व्यापार करना है तो व्यापार में आपको नंगा बनना पड़ेगा, नागोजी अंकोजी, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को। यूनेस्को क्या है भैया? पूरे विश्व में शिक्षा का, संस्कृति का प्रसार करने वाली साइंस एंड एजुकेशनल सोसाइटी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऐसी संस्था है। तो पूरे विश्व में शिक्षा को फैला करके प्रकाश करती है ना, तो आंद्रे अजूले तो उजाला करती है। ये क्या करती है? उजाला। क्या करती है? यूनेस्को पूरे विश्व में उजाला करती है, तो आंद्रे अजूले हो जाएगा नाम इसका। महानिर्देशक खाद्य एवं कृषि संगठन। देखो हम कुछ खा रहे हैं, मान लो पड़ोस में कोई हमारा मुंह देख रहा है तो हम उसे क्यों देंगे? तो देखो ये क्या लिखा है? क्यों दूंगा, क्यों दूंगा, क्या नाम है इसका? क्यों दूंगा। क्यों दूंगा कौन है? खाद्य संगठन के अध्यक्ष क्यों दूंगा। महानिर्देशक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट। देखो गिलबर्ट जो होंगबो है, इनके नाम को याद कैसे करें? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। तो देखो ये जो श्रम है इसको कम करने वाले जो है वो होंगबो, मतलब उनको होश ही नहीं रहता है श्रम करने वाले को। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बात करते करते होश थोड़ी रहता है, मेरा उद्देश्य केवल आपको पढ़ाना, याद कराना रहता है। तो मैं कभी कभी थोड़ी सी गलत शब्द भी उपयोग कर जाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको केवल याद कराना है। गलत उद्देश्य से मैं कुछ बात बोल नहीं रहा हूं। आगे यूनिसेफ। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। देखो कैथरीन रसेल जो है वो कौन है?
यूनिसेफ के। तो सेफ के कब है आप, कैथरीन रसेल। देखो अमृत का नाम सुना है, अमृत जो है वो एक रस के रूप में होता है, तो रस पी लो तो आप के सेफ हो, तो ये सेफ हो रस पी लो, रस पी लो, सेफ हो तो रस पी लो, याद रख लेना, सेफ हो तो रस पी लो। महानिर्देशक विश्व स्वास्थ्य संगठन ट्रेडोस अधोनॉम। देखो अगर आपने ट्रेड मतलब ट्रेड माने समझते हो ना, व्यापार होता है, लेकिन ट्रेड मार्क भी होता है। तो जो अगर आपने ट्रेड मार्क लगी हुई चीजों को खरीदा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिना जो ब्रांडेड चीजें, ट्रेड माने ब्रांडेड चीजें नहीं खरीदोगे तो आपका जो है आधा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो अधोनाम हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे, अधोनाम हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, हमें 2-3 महिलाएं 5-10 महिलाएं याद रखनी पड़ेगी। प्रीति रजक, प्रीति रजक नाम याद रखना, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। कितनी गजब, प्रीति रजक कितनी गजब पहली सूबेदार है, ऐसे बोल करके देख लो तो याद हो जाएगा। प्रीति रजक कितनी गजब पहली सूबेदार बन गई। दो अगला नीना सिंह, नीना सिंह क्या है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिर्देशक। महानिर्देशक किसी भी संगठन का प्रमुख हो जाता है, हेड हो जाता है, इंचार्ज हो जाता है, तो वो उसकी नानी बन गई। सीआईएसएफ की नानी कौन है, नानी सिंह। क्या है, सीआईएसएफ की महानिर्देशक या नानी सिंह, नानी बन गई सीआईएसएफ की। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली, मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली अक्षता। देखो आपने वो अक्षत मतलब सुना होगा ना, अक्षत मतलब होता है चावल। तो हम जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो अक्षत करते हैं ना, तो मंगल ग्रह पर रोवर चला दिया है ना इन्होंने, तो रोवर चलाने से पहले अक्षत का उपयोग कर लिया। दीपिका मिश्रा, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। बस एक बार रीड कर लो, याद हो जाएगा। मैं तो दीपिका पादुकोण से जोड़ लेता हूं, जब भी कोई दीपिका आती है तो दीपिका को हमने दे दिया वीरता पदक, है ना, क्योंकि हॉलीवुड में जाके पिक्चर बना रही है। गीता राणा, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। क्या नाम है, गीता राणा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लद्दाख में गीता, देखो लद्दाख में सेना की पहली महिला ने क्या कर ली, लद्दाख में जाकर के उसने गीता पढ़ ली। क्या पढ़ ली, गीता पढ़ ली, तो गीता राणा नाम याद हो जाएगा इसका। तो ऐसे हमें थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, चीजें जुड़ेगी तो याद रहेंगी। और आगे बढ़ते हैं। पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष तो याद कर चुके हम। मेघना हेलावत अभी याद ही किया, पहली महिला अध्यक्ष टेबल टेनिस की। माधुरी पुरी बूच, क्या नाम है, माधुरी पुरी बूच, सेबी की पहली। तो देखो सेबी की पूरी पहली अध्यक्ष है माधवी पुरी बूच। क्या नाम है, माधवी पुरी। तो देखो सेबी पूरी, सेबी और पूरी दोनों जोड़ो, एक जैसी टोन आएगी, सेबी पूरी, सेबी पूरी। मैनुअल रोकोबोटो, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि पहली है ना, तो ये पहली इसलिए 2-4 महिलाएं विश्व की भी बता देता हूं। मैनुअल रोकोबेटो इक्वेटोरियल गिनी की। तो देखो गिनते गिनते तो रोकोबेटो मतलब गिनते गिनते रोको, तो गिनते गिनते रोको मतलब गिनी की पहली रोकोबेटो। क्या हो गया, गिनी की पहली प्रधानमंत्री रोकोबेटो, रोको। डीना बोल आर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। देखो पेरू आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला, पेरू मतलब होता है पहनना, तो पेरू मतलब आर्ट, पेरू से जोड़ लो आर्ट को। किसी भी काम चीज को पहनते तो बड़े कला के साथ पहनना पड़ता है, आर्ट के साथ पहनना पड़ता है। ओके आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये तो नरेंद्र मोदी के साथ इनके इतने मीम्स बने कि बहुत सारा लोगों को वैसे ही याद हो गया। जॉर्जिया मेलोनी, देखो इटली हम खाते हैं ना, इटली खाते हैं ना, तो हम बोलते हैं पंगत में बैठे बैठे और मेलोनी और मेलोनी, तो इटली की क्या हो गई, मेलोनी। इटली मेरे को और मेल दो नहीं, मतलब हम पंगत में बोलते हैं ना, और परस दो नहीं, परस दो नहीं मतलब मालवी में बोलते हैं मेलोनी, मेलोनी इटली मेलोनी। गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक। तो ये तो भारतीय, याद रखने की जरूरत नहीं, गीता गोपीनाथ। नागोजी अंकोजी, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निर्देशक, ये महिला है, ये भी याद रख लेना, नागोजी अंकोजी। प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। प्रियंका राधाकृष्णन, नाम याद हो गया होगा। प्रियंका भी है, राधा भी है, कृष्ण भी है, इतना सारा है, फिर भी न्यूज में नहीं आई। तो न्यूजीलैंड की कौन बनी मंत्री, प्रियंका राधाकृष्णन। मनीषा रोपेटा, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। देखो जो पुलिस वाले होते हैं बहुत रपेटते हैं ना, बहुत कूटते हैं, रपेट देते हैं बहुत अच्छे से, तो ये क्या है, रोपेटा, मनीषा रोपेटा पहली महिला पुलिस अधिकारी है पाकिस्तान की। तो पुलिस वालों ने क्या कर दिया, रपेट दिया, अच्छे से याद हो जाएगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियां और उनके सीईओ, ये है ना हमारे जो
नाइन्थ यूनिट है उसमें कंप्यूटर वाले जो कंपनियां हैं उनके ही प्रमुख बता रहा हूं मैं। एप्पल, देखो एप्पल को कुक करके खाना पड़ता है क्या? नहीं, तो एप्पल का बना दिया कुक, है ना। एप्पल को करके खा लो, बिना करके खा लो कुक। एप्पल को बिना कुक किए खा लो टीम कुक। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट देखो जो चीज बहुत सॉफ्ट है वो सत्य है, सत्य नडेला, याद हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट, अभी हमको ये बहुत कोविड में नाम सुनने में आया, आधार पूनावाला, क्या नाम है? आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट, बहुत वैक्सीन लगा दी इन्होंने, तो सीरम इंस्टीट्यूट का है आधार पूनावाला, है ना। कि अधर में ना छोड़ करके हमको आधार से निकाल लिया सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो सीरम की जो वैक्सीन थे उसने भारत को अधर से निकाला था ना, बीच में फंसे हुए, अधर माने बीच में फंसा हुआ, वहां से निकाला आधार पूनावाला ने। टाटा सन्स नटराजन चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट सिद्धार्थ शर्मा, दोनों याद रखना। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन, याद रख लेना, नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड माइकल माइबेक, क्या नाम है? मेरा कार्ड मुझे फिर से वापस करो, मुझे बेक दे दो, वापस दे दो, वापस को बोलते हैं माई बेक, मेरा कार्ड मेरे बेक में धर दो या वापस दे दो। संसद टीवी, संसद टीवी क्या है? रंजीत पुन्हानी, नाम याद रह जाएगा वैसे ही। देखो संसद में कोई नहीं जीतता है ना, सब केवल लड़ाई करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। टीसीएस, टीसीएस का है कृतिवासन, वासन, क्या नाम है? कृतिवासन। देखो टीसीएस कृतिवासन, नाम क्या है? कृति सेनन नाम नहीं है, कृतिवासन नाम है, तो कृति सेनन से जोड़ लो, नाम याद रह जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया था। इंफोसिस, सलील पारेख, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली 2017 की एमपीपीएससी प्री में, सलील पारेख याद रख लेना। इंफोसिस, इंफॉर्मेशन रहती है तो हम सब चीज को परख करके, या सारी इंफॉर्मेशन को परख करके हम, इंफोसिस है ना, तो इंफॉर्मेशन को परख लेना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है। अल्फाबेट, ये तो गूगल है, सुंदर पिचाई। अल्फाबेट या गूगल कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है कि सुंदर पिचाई है। अमेजॉन, अमेजॉन है एनडी जेसी, क्या नाम है? एनडी जेसी। अमेजॉन के जंगल देखे होंगे आपने, उनका एंड ही नहीं होता, कभी एंड नहीं होता, कभी खत्म नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि अमेजन के जंगल कभी खत्म नहीं होते, उनका एंड नहीं होता। वो ई एंड डी एंड वाला एंड बोल रहा हूं मैं, तो एंडी जैसी याद हो जाएगा। फ्लिपकार्ट भारत की है, तो फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीद लो, खराब आ जाता है, कल्याण ही हो जाता है आदमी का, तो कल्याण कृष्णमूर्ति याद हो जाएगा। तो नाम जोड़ने याद हो जाएंगे इससे। और आगे बढ़ते हैं। फेसबुक, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, क्या नाम है? अभी इसको नहीं बताऊंगा, ये सब लोग दिन भर चलाते रहते हो तुम लोग, याद रहता है तुमको। ट्विटर, ट्विटर का है लिंडा याक्रीनो, क्या नाम है? लिंडा याक्रीनो, ये भी नाम याद नहीं कराऊंगा मैं, ट्विटर पे आप चलाते हो। लिंडा बहुत ज्यादा सरल है इसलिए याद नहीं करा रहा। इंस्टाग्राम तो खूब ही चलाते हो। केविन सिस्टम, ऐसा सिस्टम है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कितनी देर चलाए। तो टेलीग्राम जो, इंस्टाग्राम जो है वो बहुत सिस्टमेटिक है, तो सिस्ट्रोम याद हो जाएगा। व्हाट्सएप भी खूब चलाते हो। विल केथकार्ट, क्या नाम है? विल केथकार्ट। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का क्या है नाम पूरा? विल केथकार्ट, ये नाम याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है और याद भी नहीं रहता है। विल केथकार्ट, क्या नाम है? विल केथकार्ट। मेटा, मेटा का है संध्या देवनाथन, मेटा, मेटा इंडिया का संध्या देवनाथन। यूट्यूब का है नील मोहन, ये भी याद रख लेना। ओपन एआई का है सेल अल्टमैन, सेम अल्टमैन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम का सेम ओपन में भी लिख दो, सेम लिख दो। एआई, एआई जो सेम टू सेम काम करके बता देता है, जो हम करते हैं वैसा का वैसा। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी 2024 को मनाया गया। इस तारीख को क्या क्या हुआ? हमने मुख्य अतिथि बुलाए एक व्यक्ति को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इमैनुअल मैक्रोन, क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति है ना। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को हमने मुख्य अतिथि बना दिया। नाम ऐसे न्यू घूम करके पूछ सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की थी पहले स्थान पर, और मंत्रालय और विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी सांस्कृतिक मंत्रालय की थी। तो ये दोनों याद रख लेना, उड़ीसा याद रख लेना और सांस्कृतिक मंत्रालय याद रख लेना। इनमें दोनों में एक एक शब्द और याद रख लो। ओडिशा का विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, और जो संस्कृति मंत्रालय था उसका भारतीय लोकतंत्र की जननी, ये उसकी थीम थी। इन दोनों को प्रथम स्थान मिला है झांकियों को, ये हमें याद रहे।
अब आते हैं बहुत सारे रिपोर्ट और सूचकांक पर। बहुत सारे सूचकांक हमको रट्टा मारने याद करने, चलो याद करा देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ में केवल है ना, पहले देखो यहाँ हमें दो चीजें याद करनी पड़ती है, सूचकांक किसने बनाया ये भी याद होना चाहिए, और तीसरा कि कौन सा नंबर है उसमें भारत का, ये भी याद होना चाहिए। लेकिन मैं अभी केवल भारत का नंबर याद करा रहा हूं। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में 39वां नंबर है। कौन सा नंबर है हमारा? 39वां। 2024 के ही हैं ये सारे। यात्रा एवं पर्यटन में देखो, आपने सुना होगा हिंदी में तीन की तितर काम बिगाड़े, है ना, मालवी में चलती है कहावत। तीन लोग कुछ काम करते हैं तो वो बिगड़ जाता है। तो तीन जब किसी काम को करते हैं, यात्रा को करते हैं, तो वो 9 हो जाती है, वो नहीं जा पाते। तो 3 पे 9 नहीं जाना चाहिए, 4 पे जाना चाहिए या 2 पे जाना चाहिए। तो 3 पे 9 मतलब 3 पे 9 हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, 3 से 9 हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 159। देखो प्रेस वाले जो है ना वो 3-5 नहीं करते, वो 1-5 करते हैं। क्या करते हैं? 3-5 नहीं करते, 3-5 नो करते हैं, वो 1-5 करते हैं। 1-5 नहीं करते, 3-5 करते हैं। 1-5 नो याद हो जाएगा। साइबर क्राइम, मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था और घर में कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो मैं साइबर का जो वो होता था, साइबर कैफे जो होता था, वहां 10 रुपए में 1 घंटे के लिए कंप्यूटर चलाने जाता था, गेम खेलने के लिए। तो साइबर चलाने जाते थे, वहां 1 घंटे का कितना रुपया लगता था? 10 रुपया। तो साइबर क्राइम में हमारा कौन सा स्थान आ गया? 10 नंबर आ गया। ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स, यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म, एक उसके जैसा दूसरा और उसी के जैसा तीसरा, तो तीनों एक जैसे, मतलब यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। और ऐसे याद नहीं रहेगा तो ये क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म। यूनी है ना, तो यू लिखा हुआ है। तो यू में कितने शब्द हैं? यू में 1 2 3 शब्द हैं। तो यू में कितने शब्द हैं? यूनिफॉर्म में 3 नंबर पे हम। मानव विकास सूचकांक 134 नंबर पे। कौन सा नंबर पे? मानव का इतना विकास किया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 4 पे पहुंच गए। 1 नहीं 2 नहीं 3 4 पे पहुंच गए। तो 1 3 4 नंबर याद रह जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक, देखो हमारे सामने अगर किसी की 12 बजती है तो हम खुश हो जाते हैं, या फिर हमारे सामने कोई आधा हो जाता है, 12 का 6 हो जाता है ना, तो 12 बज जाती है किसी की तो भी हम खुश होते हैं, और उसका आधा हो जाता है तो भी हम खुश हो जाते हैं। तो 12 मतलब 12 पे 6 मतलब 126वें नंबर पे है खुशहाली सूचकांक। याद रख लेना, विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक दोनों 126 पे हैं। हमको शांति कब मिलती है? जब दूसरे की 12 बज जाए, तो 12 बज जाए और 6 मतलब देखो किसी छक्के की 12 बज गई तो हमें शांति मिल जाती है, और किसी छक्के को की 12 बजी तो हमें खुशहाली हो जाती है, खुश हो जाते हैं हम। ऐसे याद रख लो। लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारा कौन सा स्थान है? 108। कौन सा नंबर है? 108। देखो 108 कैसे याद रखो? लैंगिक असमानता है ना, तो एक लिंग किसी एक लिंग के साथ एक लिंग की असमानता, तो जब तक बच्चे 8-10 साल के होते हैं, मैंने देखो 8-10 ऐसे लिखना चाहिए था, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। 8-10 तक साल के जब तक बच्चे होते हैं तब तक उनके बीच में कोई लैंगिक असमानता नहीं होती। 10 साल 8 साल के बाद उनमें लैंगिक असमानता का भाव पैदा होता है कि मैं लड़का, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं लड़की, ऐसा भाव आता है। तो लैंगिक असमानता जो है वो 10-8 साल की उम्र में, 8-10 साल की उम्र में बढ़ती है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 42। देखो बुद्धि में तो हमारे बराबर केवल 2-4 लोग हैं, बुद्धि में हमारे बराबर केवल 2-4 लोग हैं, याद रखना, और वो भी उल्टे पड़े हुए हैं। तो 2-4 लोग हैं और वो भी उल्टे पड़े हुए हैं, मतलब 42 याद हो जाएगा। अगला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, देखो भ्रष्टाचार करना चाहिए तो आंसर मिलेगा नो, लेकिन धारणा करनी चाहिए। धारणा में कितने शब्द हैं? 1 2 3। धारणा मतलब एक तो 9 पे 3 हो गया ना, तो 93 नाम याद हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 93। ग्लोबल फायर पावर, देखो फायर मतलब आग, आग जला देगी तो तीसरी चौथी हो जाएगी आपकी, चौथी हो जाएगी, मतलब 13वीं हो जाएगी, वो वाली चौथी है ना, ये चौथी हो जाएगी आदमी की। तो फायर पावर जो है वो चौथे नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट, पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 50-50 देते हैं। पासपोर्ट अगर आपको बनाना है तो आपको 50-50 देते हैं। तो देखो ये क्या लिखा है? 85। तो 85 में ये 50-50 देते हैं ना, तो 50-50 ही देते हैं ना, 50 ही देते हैं, मतलब 85 में हो जाएगा पासपोर्ट सूचकांक। जलवायु परिवर्तन, देखो हर 7 दिन जलवायु परिवर्तित हो रही है। 1 मिनट भी ऐसा होता है कि जलवायु परिवर्तित ना हो, तो जलवायु परिवर्तन होता है 7 दिन, 7 घंटे, मतलब 24 आवर्स, 724 होती है ना, तो याद रख लेना ये 7 इसमें स्थान है। भारत के स्थान याद कर रहे हैं हम। विश्व डिजिटल रैंकिंग, डिजिटल रैंकिंग में 149 क्या है हमारा? 49 डिजिटल रैंकिंग में क्या है?
हमारा स्थान 49। देखो आजकल डिजिटल सबसे ज्यादा उपलब्ध है हमारा संविधान, और संविधान लागू हुआ 49 में। कब आया? 49 में आया, तो याद रह जाएगा। और वैसे भी जो डिजिटल चीजें होती है उनको चुराना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो चुराने में 4 और 9 है ना, तो 4 9 पे क्या हो जाएगा? डिजिटल चीजें। इसलिए चीजों को डिजिटल रखना चाहिए ताकि चुराना मुश्किल हो। तो चुराना मतलब 4 9। वैश्विक पेंशन सूचकांक, तो पेंशन कितनी मिलनी चाहिए आदमी को? हर महीने 4-5 हजार रुपए मिल जाए, हर महीने 4-5 हजार रुपए मिल जाए तो उसकी पेंशन सफिशिएंट होती है। तो 4 और 5 मिलेंगे तो क्या नंबर बनेगा? 45। याद रह जाएगा ये सारे नंबर जो मैं बता रहा हूं, गारंटी है याद रहेगा। अभी भले आपको लग रहा हो कि यार सर कुछ तो भी तो बोल रहे हो आप, तो मतलब ऐसे तो कोई रिलेट करता है क्या? लेकिन देखो जब खूब सारी चीजें एक साथ रिलेट करनी होती है तो फिर थोड़ा सा मूल झलूल बातें भी करनी पड़ती है, लेकिन ये याद रहेगा, गारंटी है याद रहेगा। पेंशन कितनी मिलनी चाहिए? 4-5 हजार रुपए, तो 45। फिर हमारा जो डिजिटल चीजें उनको कोई चुरा नहीं सकता, तो 4 9 याद हो जाएगा। तो ऐसे याद रहेगा आपको चीजें, डरो मत, याद रहेगा। विश्व भूख सूचकांक, देखो भूख में इतनी भूख है कि एक करके खा जाऊंगा मैं, एक खा जाऊंगा, एक चीज खा जाऊंगा मैं। भूख इतनी है कि एक चीज खा जाऊंगा, तो एक चीज खा जाऊंगा मैं। तो एक मतलब 11, 111। नवाचार, देखो अभी जो मौसम है गर्मी का, इसमें आम आते हैं और आम के हम बनाते हैं अचार। तो जब शुरू में नए अचार बनते हैं तो हम 4 खाते हैं और फिर बाद में 0 खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं अचार। तो 4 शुरू में 4 खाते हैं, बाद में 1 भी नहीं खाते, तो 40 हो जाएगा, है ना। याद रख लेना, नवा अचार जो है वो 40 में। विश्व प्रतिभा सूचकांक, प्रतिभा सूचकांक में हमारा स्थान है 56। देखो जब हमारे अंदर प्रतिभा थी तभी तो मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। तो 1956 में प्रतिभा सूचकांक याद हो जाएगा। सॉरी, वैश्विक, मुझे ना सर्दी हो रही है इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब पता नहीं 2 दिन से गले में कफ है, इसलिए 2 दिन से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो वीडियो बनाना था वो पर्यावरण वाले के बाद ही। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 67। देखो अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कितनी ऊर्जा आपको चाहिए? 6-7 घंटे आप पढ़ाई कर सको, इतनी ऊर्जा आपको चाहिए। तो ऊर्जा कितनी चाहिए? ऊर्जा इतनी चाहिए कि 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाए। 6-7 मतलब 67। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 109। देखो मानव स्वतंत्र कब तक रहता है? जब तक वो बच्चा रहता है। बच्चा कब तक रहता है? जब तक वो 9-10 साल का होता है। तो 9-10 साल का होता है तब तक वो बच्चा रहता है, तब तक वो स्वतंत्र रहता है। फिर तो जिम्मेदारी आ जाती है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, देखो अभी हमने प्रतिभा याद की थी, जब मध्य प्रदेश में प्रतिभा थी तो याद हो गया। ये वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा है 103 नंबर पे। कितने नंबर पे? 103। तो ये दोनों को जोड़ लेना, याद रह जाएगा। इस 5 का डबल किया तो 10 आ गया, 6 का आधा किया तो 3 आ गया। कितना था ये? 56 ना। तो 5 का डबल किया तो 10 आ गया और 6 का आधा किया तो 3 आ गया। तो 103 नंबर पे प्रतिभा प्रतिस्पर्धा जुड़ गया। प्रतिभा तो पहले से था, प्रतिस्पर्धा जुड़ गया तो इसका डबल कर दो, इसलिए हमने ऐसे याद किया है। ये जुड़ जाएगा तो याद रहेगा। विश्व गिविंग इंडेक्स, देखो इस दुनिया में हमें क्या देना चाहिए? प्यार देना चाहिए, और प्यार का नंबर है 143। क्या नंबर है? 143। तो ये 1 को हटा दो, 43। तो गिविंग इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा? 43। एक आदमी को सबको 43 देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति और खुशहाली, मैंने बताया शांति और खुशहाली दोनों एक ही हैं। शांति और खुशहाली सूचकांक में हमारा स्थान है 126। 12 बजेगी किसी की और वो आधा रह जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ो। वैश्विक निवेश रिपोर्ट, हमें निवेश साथ साथ में करना चाहिए, तो हमें सबके साथ करना चाहिए, इसलिए 7 नंबर पे आ जाएंगे वैश्विक निवेश रिपोर्ट में। हमें सबको साथ में मिलकर निवेश करना चाहिए, तो 7 पे आ जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा किनके बीच थी? जो अलीबाबा के 40 चोर थे उनके बीच में थी। तो 40 चोरों के बीच क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा। वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक, जेंडर गैप में 127। क्या है? 127। ये याद नहीं कराऊं नहीं तो कंफ्यूज करेंगे, है ना। सतत विकास सूचकांक, सतत विकास कैसा है? देखो इतना विकास किया एक आदमी ने कि उसकी 12 ही बज गई। एक आदमी ने इतना विकास कर लिया, सतत विकास कर लिया कि एक की 12 बज गई। तो 1 की 12 बज गई मतलब 1 पे 12 बज गई, 1 से 12 हो गई मतलब 112 याद हो जाएगा। आगे बढ़ते, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है वो 57 नंबर पे है। 57 मतलब गुड गवर्नेंस होगी तो सताएगी नहीं, सताएगी नहीं तो सताएगी मतलब 57। तो 57 हिंदी में लिखते हैं ना 57, 57 में 57 याद आ जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है 38 नंबर पे। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक मन से याद करना है। वैश्विक दास्ता सूचकांक, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कोड गलत है उसका, वैश्विक दास्ता सूचकांक जो है वो 6वें नंबर पे है।
देखो हम कितने लोगों को दास बना लो, 6 लोगों को दास बना लो, कितने को दास बना लो, 6 को दास बना दो, तो 6 को दास बना दिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 131, देखो लिखो आर्थिक, आर्थिक लिखते हैं तो देखो ये 3, ये 1 और ये 1, ये 1 1, तो ये 1 को 1 उठा करके आगे रख दिया, 131 पे आर्थिक स्वतंत्रता आ गई, याद रह जाएगा इससे ये। चलो अब हम सारे सूचकांक याद कर चुके हैं, अब आगे हम महत्वपूर्ण तथ्य याद करते हैं, कुछ एक एक वन लाइनर फैक्ट हम याद कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई, एफडीआई जो है वो 62% घटा है। कितना घटा है? 62% घटा है, ये याद रख लेना। एक बहुत बहुत अच्छी सी बात, मैं मतलब सारे सब्जेक्ट के कॉमन आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक भागीदार बन गया है, ये याद रख लेना 2024 में। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए एक जीआई मुद्रा चला दी है। क्या चला दी है? एक स्पेशल मुद्रा चलाई जिम्बाब्वे ने मुद्रा चलाई है, याद रख लेना। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी कर ली है। मतलब 2024 का जो पेरिस ओलंपिक रहेगा उसमें भारत की तरफ से यस बैंक जो है वो प्रायोजक बैंक रहेगा या प्रायोजक रहेगा। भारत की यूपीआई सेवाएं अब श्रीलंका और मॉरिशस के साथ साथ साझा होंगी। हमने यूपीआई सेवाएं किन 2 देशों के साथ? एक तो श्रीलंका के साथ और मॉरिशस के साथ, ये 2 नाम याद रख लेना। और रुपे कार्ड हमारा कहां पे चलाया जा रहा है? ये भी मॉरिशस में चलाया जा रहा है, तो याद रख लेना मॉरिशस में रुपे भी चलता है, यूपीआई भी चलता है आपका, श्रीलंका में यूपीआई चलता है, ये याद रख लेना, हमने मंजूरी दे दी है। इंडस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सम्मान नाम का रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया? इंडस बैंक ने। किसने? इंडस बैंक ने सम्मान नाम का रुपे कार्ड लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया और अब ये सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक को दुनिया को लोन देंगे, मतलब भारत के लोगों को लोन देंगे। याद रख लेना एसबीआई ने जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है कि हम अब जो है सोलर पैनल के लिए लोन दिया करेंगे। इरडा IRDAI ने मौजूदा बैंकिंग ढांचे की समीक्षा के लिए मीना कुमारी समिति बनाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीना कुमारी समिति किसके द्वारा बनाई गई, तो इरडा द्वारा। क्यों बनाई गई? बीमा ढांचे में सुधार करने के लिए बनाई गई है मीना कुमारी समिति। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य है, वो क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? केरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान है। तो अभी हमने बोला ना कि हमारा एफडीआई इस साल 62% घटा है, लेकिन फिर भी सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक एफडीआई आया? महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ इंडिया में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। ये क्वेश्चन बनेगा, नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ इंडिया मतलब BOI ने लॉन्च किया है। अगला, जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण कर लिया। 6G डिवाइस का अनावरण कहां किया गया है? अभी 5G चल रहा था बहुत टाइम से, अब 6G आ गया है, वो भी जापान में हुआ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन सा है? भारत का पहला लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ। तो लखनऊ के जो नवाब है वो AI से चल रहे हैं आजकल। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क केरल में उद्घाटन किया गया है। पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां खोला गया? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क खोला गया केरल में, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा अमृत क्या है? अमृत IIT मद्रास द्वारा विकसित एक जल शोधक है। क्या है ये? अमृत एक जल शोधक का नाम है, याद रख लेना। मेटा और IBM ये 2 कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली। तो मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है, याद रख लेना। AI अलायंस किसका है? मेटा और IBM का है। किसका है? मेटा और IBM का है, याद रख लेना। गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है जेमिनी। याद रखें, हमारे एक ऋषि थे जेमिनी,
जेमिनी जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, याद बता देना जल्दी से। पूर्व मीमांसा के जो प्रमुख थे वो जेमिनी थे। तो जेमिनी नाम का जो एआई है वो किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया, याद रख लेना। भारत ने गेरॉन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कर लिया हमने। इंद्रजाल नाम का इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एआई पर आधारित एक सिस्टम है जो क्या करता है? एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा है इंद्रजाल। एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल है, ये याद रख लेना। इंद्रजाल क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई, ये जस्ट आस्क नाम का एआई किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का है, जो विश्व जनगणना कोष के साथ हमने लॉन्च किया है। देश की पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत दी है, ये भी याद रख लेना। तो चैट जीपीटी से जमानत देने वाला पहला कोर्ट कौन सा बन गया? पंजाब हरियाणा कोर्ट बन गया, ये भी याद रखो। प्रोजेक्ट चीता अभी बहुत फेमस रहा है, इस पे 2-3 बातें कर लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता कब चलाया गया? देखो चीता में 2 शब्द हैं, तो 2 मतलब 22 पे आया। हमारे यहाँ नामीबिया से चीता लाए गए, फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर लाए गए थे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको लाया गया, जिनमें से एक मादा चीता शाशा की शुरुआत में मौत हुई थी, ये याद हमको रख लेना। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल बनाया था, ये भी याद रखा हुआ है, सब हमें याद है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुल कितने चीते लाए जाने की योजना बनी? अभी किसी ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं, बाघ जनगणना कर लेते हैं। चीता कर लिया, बाघ जनगणना कर लो। तो बाघ में भी 2 शब्द है ना, तो बाघ जनगणना कब आई थी? 2022 में। जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, और उसी के बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। उसी के उपलक्ष्य में बाघ दिवस के दिन ही हमने 2023 को बाघ रिपोर्ट लॉन्च की। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होना चाहिए था। 3 दूनी 6 का यहाँ 8 कर लेना, केवल 3 का पहाड़ा है, बाकी तो बहुत सरल है। क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 का ये 2 ले लो केवल, तो ये 2 ले लिया, यहाँ 8 कर लेना। वो 12 का ये जो 1 है यहाँ कम हो गया है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी, जिसमें ये बढ़ गया है, 500 से ज्यादा बढ़ गया। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं, और उसमें भी सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, जल्दी से बता देना कमेंट में। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24% वृद्धि दर्ज की गई है। कौन से साल से? 2018 से 2022, मतलब इन 4 सालों में 24% की वृद्धि हुई। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड देश में सबसे ज्यादा बाघ 260 बाघ वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी, जो 2022 में 54 हो गई है। याद रख लेना, 56 इंच का सीना पहुंचने वाला है वहां भी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। हमारी जो मृत्यु दर है इंसानों की, उसके बराबर इनकी जन्म दर है, याद रख लेना, वृद्धि दर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुछ चक्रवातों, कुछ तूफानों पर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जो पूछा जाता है वही मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट में मेरा बताने का उद्देश्य यही है। फ्रेंडी, देखो फ्रेंड हमारे साथ मजे करने के लिए आते हैं, तो फ्रेंड हमारे, फ्रेंडी को मैंने कर दिया फ्रेंड हमारे साथ क्या करने आते हैं? मजा करने। तो मजा से मजाम्बिक और मेडागास्कर, ये दोनों शब्द याद हो जाएंगे, है ना। तो मजाम्बिक और मेडागास्कर ये दोनों शहरों या दोनों देशों में आया फ्रेंडी। मोचा कहां आया? म्यांमार और बंगले में, है ना। देखो किसी ने मारा तो हमारे शरीर पे पड़ गया मोचा, तो मारा से म्यांमार, और कहां मारा? बंगले में मारा, तो बंगले में मारा इसलिए मोचा पड़ गया, तो बंगले में मारा तो मोचा पड़ गया। इल्सा ऑस्ट्रेलिया, तो इल्सा देखो नाम ही ऑस्ट्रेलिया जैसा है, ऑस्ट्रेलिया इल्सा ऑस्ट्रेलिया, 1-2 बार बोल दोगे तो नाम याद हो जाएगा। बिपरजॉय कहां आया? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, है ना। याद कर लो, है ना। बिपरजॉय देखो उस पर इतना मजा आया कि मर जा, है ना, मर जा, ऐसे याद रखो। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, ऐसे याद रह जाएगा, मर जा।
तो बिपरजा मतलब मर जा, बिपरजा मतलब मर जा, तो बिपरजा मर जा, मर जा से महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात याद रह जाएगा। अगला है साओलो, साओला कहां आया? दक्षिणी चीन में। देखो ओला कहां गिरा? चीन में गिरा। वो ओला, चीन वालों की आंखें इतनी ओले जैसी रहती है ना, छोटी छोटी, तो साओला चीन का है। अभी मैं इनके नामकरण किसने किए ये याद नहीं करा रहा हूं, कहां आए ये याद करा देता हूं पहले। बहुत तेज, तेज, तेज आया अरब सागर। कहां आया? देखो सागर में बहुत तेज हवाएं चलती है, तो अरब सागर याद रख लेना है ना। या फिर ये हमारा जो रब है, रब माने भगवान, रब, अल्लाह, ईश्वर, मालिक, सब उसको उसी के नाम है, तो रब में से मैंने निकाल दिया अरब, हटाओ रब, रब सबसे तेजी से काम करने वाला व्यक्ति है। हामून, क्या नाम है? हामून, हामून मतलब हनीमून, हनीमून कहां मनाओगे? बंगले में मनाओगे, तो बंगला और पश्चिम बंगला है ना, मतलब पीछे वाले बंगले में हनीमून मनाओगे, तो पश्चिम बंगला मतलब पीछे वाला बंगला, पीछे वाले बंगले में क्या मनाओगे? हनीमून मनाओगे। मिथिला, मिथिला आया बांग्लादेश में। कहां आया? बांग्लादेश में। मिथिला, देखो मेथिला, मेथी वो खाने वाली मेथी नहीं, मिथिला है बगल में आई। कहां? बगल में हम बोए थे मेथी, तो बगल में। जेस्पर, जेस्पर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कहां आया? जेस्पर ऑस्ट्रेलिया में, याद रख लेना, एक आध याद रखा जा सकता है बिना कोड के भी। डेनियल, डेनियल लीबिया, ये दोनों हम ऐसे ही याद रख लेंगे। देखो नाम में डेनियल, लीबिया ऐसे याद रह जाता है, और डेनियल, डेनियल में ल खत्म हो रहा है, तो लीबिया ल से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। माइकोंग, क्या नाम है? माइकोंग, माइकोंग नाम है। माइकोंग कहां आया? अंधा, आंध्र प्रदेश को। तो देखो मैं ही किंग कौन बोलता है? अंधा, अंधा व्यक्ति क्या बोलता है? मेरे लिए तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं तो अंधा हूं, मैं तो सबका राजा हूं। तो अंधा जो है वो सबका किंग बन जाता है। क्या बन जाता है? अंधा किंग। आगे बढ़ता अल्वारो, अल्वारो, अल्वारो है मेडागास्कर। कहां है? मेडागास्कर, याद रह। रेमेल, रेमेल कहां है? पश्चिम बंगाल। ये इंडिया वाले तो आराम से याद रह जाएंगे। रेमेल हमारा किसके साथ नहीं है? मेल, रे को हटा दो, मेल हमारा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं है, मेल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी भाषा भी अलग चलती है, सूट संपट भी नहीं पड़ती है। वो रेमेल, रेमेल से मेल नहीं है पश्चिम बंगाल वालों से। आगे बढ़ते हैं। 2022-23 में आए कुछ तूफान को फिर से रिपीट हो गए हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट। अब वन स्थिति रिपोर्ट में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। पर्यावरण और वन मंत्री, पर्यावरण और वन मंत्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती होगी, तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट कौन करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। भूपेंद्र यादव ने 23 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति पर 17वीं रिपोर्ट जारी की। कौन सी रिपोर्ट? देखो पर्यावरण पे सबसे ज्यादा खतरा, पर्यावरण और वन पे सबसे ज्यादा खतरा, तो वन पे सबसे ज्यादा खतरा मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 17। तो 17वीं रिपोर्ट जारी की, ये याद रख लो। और आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी, इसमें से कुछ काम की बातें निकाल लेते हैं। जैसे देश में कुल वन और वृक्षारोपण कितना है? 809, 809 537। मैं फिर से बता दूं भैया, ये लिखने के चक्कर में मत पढ़ना। स्पीडी की जो किताब आती है 40-50 रुपए की, वो सबके पास होगी, उसको खोलना, वहां हूबहू यही लिखा हुआ है, मैंने भी वहीं से टिपा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो का पूरा क्रेडिट हम स्पीडी को दे रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें। मैं केवल अपनी तरफ से आपको याद करा रहा हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब स्पीडी को दिया जाए इसका क्रेडिट, याद रखना। तो वन और वृक्षारोपण जो है वो 809 और 537 वर्ग किलोमीटर जो है 24.6। देखो आपका 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6 फिर से 2, तो 24.62% जो है वन है हमारे यहाँ, याद रह जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण 713, ये दोनों नंबर्स याद कर लो। देखो कुल वन और वृक्षारोपण पूछे तो ज्यादा, वन और वृक्ष दोनों मिलकर के ज्यादा होंगे, और केवल वन आवरण जो है वो 713 हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये है 21%, 21.71%, और ये है 24.62%, याद रख लेना। देश में कुल वृक्षारोपण, ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। कुल वृद्धि याद रख लेना, कुल वृद्धि कितनी हुई है? 2261। देखो यहां भी था ना 2262 था, 2462, तो 2261 यहां याद हो जाएगा। तो इतने वर्ग किलोमीटर की हमने वृद्धि की है। और आगे बढ़ते हैं। वनावरण में वृद्धि बहुत ज्यादा, इसको याद मत रखो। वृक्षावरण में वृद्धि भी मत याद रखो। मध्य प्रदेश में कुल मेघरावन कितने हैं? कुल मेघरावन है 17 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की, कुल है 4992। सर्वाधिक मेघरावन कहां पाए जाते हैं? देखो सर्वाधिक मेघरावन पाए जाते हैं कहां? हमारे बाजू में। कहां पाए जाते हैं? बाजू में,
बंगाल और गुजरात में। तो जू गु जू बाजू 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 से ये याद रख लेना, बाजू ऐसे लिखूं तो याद रह जाएगा। बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार याद रख लेना, सर्वाधिक मैंग्रोवन पाए जाते हैं बंगाल बगल में, मतलब बंगाल में और गुजरात में, याद रख लेना, ऐसे याद रह जाएगा ये। और आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखो है ना, कैसे याद करोगे, है ना, जहां वन ज्यादा होंगे वो मच्छर ज्यादा होंगे, तो इसको लिखो एम, मच्छर है ना, तो मच्छर का MACH ऐसे लिख दो। मच्छर है ना, तो इंग्लिश वाला मच्छर लिख रहा हूं मैं, तो मच्छर। सर्वाधिक वन मतलब सबसे ज्यादा वन, बहुत टू मच क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और CH से छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और CH से छत्तीसगढ़, यहाँ सर्वाधिक वन है, याद हो जाएगा। सबसे कम वन कहाँ है? तो देखो जहां पर हरा हरा है वहां वन नहीं है, हरी पंजाब और गोवा, हरी पंजाब और गोवा, ये तीन नाम याद रख लेना। हरी पर गो मतलब जहां हरा है पर वहां गो है ना, वहां से कुछ नहीं है, वहां वन वन नहीं है। हरा है पर गो है ना, तो हरा है पर जंगल नहीं है, गो है वहां, तो हरा पर गो याद रख लेना। इसका कोड है सर्वाधिक कम वन क्षेत्र, मतलब सबसे कम वन क्षेत्र। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला कौन है? देखो अंधे जो हैं, जहां पे बहुत सारे लोग अंधे हैं वहां पर वन ज्यादा उगेंगे, क्योंकि अंधे लोग वन को काट नहीं पाएंगे। तो आंध्र प्रदेश केवल एक ही राज्य याद कर लो, इसमें याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा तीन है, लेकिन एक भी याद करोगे तो चलेगा। और आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहां पर है? सर्वाधिक वनावरण जो है वो मजे में है, मिजोरम में है। सर्वाधिक वनावरण कहां है? मिजोरम में। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, है ना, तो ये याद करने के लिए मैंने जोड़ रखा था माम, है ना। सर्वाधिक वनावरण कहां है? मोम के पास है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहां है? मोम के पास है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये तीनों याद हो जाएंगे। देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? ये कोई काम की बात नहीं, इन्हें भी याद रखोगे चलेगा। 7204 मिलियन कार्बन टन ये हमारे पास कार्बन स्टॉक है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। और आगे बढ़ते हैं, अब हमें कुछ त्योहारों के, उत्सवों के नाम याद करने हैं। चलो फटाफट इनको याद कर लेते हैं। कुछ त्योहार और उत्सव के नाम सबको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ त्योहार उत्सव याद रखने हैं। पहला है सागा दावा उत्सव 2024। देखो सगा जो होता है, सगा है ना, उससे हम सब सिखा करके रखते हैं। तो सिखा करके किसको रखते हैं? हम कुछ सब कुछ सिखा देते हैं ना हमारे सगों को। देखो आपने भी अपने उन सगों को कोड सारे सिखा दिए होंगे जो आपने बनाए होंगे। तो मेरे सगे तो आप हैं, इसलिए मैं अपने सारे कोड आपको सिखा रहा हूं। तो सगे को सिखा दो, तो सिखा दो मतलब सिक्किम। खोंगजोम मणिपुर। देखो खोज गए, खोज लो, खोंगजोम को खोज लो। किसको खोज लो? मणि को खोज लो, क्योंकि मणि आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी ना। वो नाग महाराज वाली जो मणि है वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। तो खोज लो, खोंगजो तो खोज लो, मैंने इसको खोज लो कर दिया। चलो उगादी 3-4 जगह पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा। तो मैप बनाओ, ये है कर्नाटक, यह आंध्र प्रदेश, ये है गोवा और ये है तेलंगाना। तो ऐसे 4 स्टेट्स आपको पूरे नीचे वाले दक्षिण भारत के चारों स्टेट याद हो जाएंगे। देखो यहाँ तेलंगाना और केरल हटा दो, तो फिर ये है कर्नाटक, ये है गोवा, ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। चारों राज्य जो है एक साथ याद हो जाएंगे। ये उगादी है। आगे गणगौर उत्सव। देखो गणगौर, गोर र लिखा हुआ है, तो गोर, गणगौर र से राजस्थान याद हो जाएगा। गणगौर कहाँ? राजस्थान में। खुबानी कहाँ है? लद्दाख में। देखो कुर्बानी कहां देना पड़ेगी? लद्दाख में देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी मैंने खुबानी को कर दिया, खुबानी मतलब कुर्बानी लद्दाख में देनी पड़ेगी, याद हो जाएगा, क्योंकि वहां हमारा बॉर्डर टच होता है ना पाकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं, पोइला वैशाख कहाँ है? बंगले में। देखो पहन लो पोशाक, इसको मैंने क्या कर दिया? पहन लो पोशाक कहां पहनते हैं हम? बंगले में पहनते हैं, है ना, बगल में जाकर के पोशाक पहनते हैं। फूल दे, देखो फूल किसको देंगे? उत्तराखंड में फूलों की घाटी है ना। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। तो फूल दे कहां मनाएंगे? उत्तराखंड में। तवी कहां है? तवा नदी, तवा, ये वाली तवी माने बहुत टेम्परेचर ज्यादा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना, तवी बहुत ज्यादा। तवी कहां रहेगी? जम्मू कश्मीर में। चपचार कूट, देखो आप रम पियो और चप करके
चप चप चर चर करके, वो साथ में दाने वाने खाओ ना तो चप 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 करके आवाज आती है। चप चार कूट की आवाज कहाँ आती है? या फिर चार लोगों को कूट देते हैं तो बहुत मजे आते हैं। तो एक दोनों चार लोगों को कूट दो तो बहुत मजे आएंगे, चार लोगों को कूट दो तो मजे आ जाएंगे, रम पी लो। अटकुल पोंगल, अटकुल पोंगल, तो देखो पोंगल त्योहार कहां मनाते हैं? केरल में, तो अटकुल पोंगल भी कहां मनाएंगे? केरल में, तो याद रह जाएगा। पर्पल, पर्पल उत्सव अमृत, देखो पर्पल, पर्पल जो ड्रेस है ना वो अमृत के समान है। पर्पल कैसा है? पर्पल, पर्पल क्या है? अमृत, याद रख लेना। अमृत उद्यान नई दिल्ली जो राष्ट्रपति भवन है उसके मुगल गार्डन को हमने अमृत उद्यान कर दिया है ना अभी नाम। केला, केला बहुत बुरा, केला कैसा है? बहुत बुरा है, क्योंकि केला खाओगे तो, केला मतलब अकेला है ना, ये इसको केला मत पढ़ो, अकेला, सबको अकेला बुरा लगता है ना, बुरा लगता है ना, तो अकेला कहाँ है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। 19वां गर्लफ्रेंड, देखो 29वीं गर्लफ्रेंड, मैंने तो इसको पहली बार में पढ़ा ही गर्लफ्रेंड था। 29वीं गर्लफ्रेंड, क्या नाम है? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कहाँ है? दुबई, कहाँ है? 29वीं गर्लफ्रेंड बनाई दुबई में जाकर के, कहाँ बनाई? दुबई में। समक्का सरलम्मा, समक्का सरलम्मा तेलंगाना, देखो सबकी अम्मा तेल लगाती थी ना, छोटे बच्चे थे जब हमारे सर पे, वो खोपरे वाला तेल जिससे बाल जम जाया करते थे ठंड में, तो सबकी अम्मा क्या लगाती थी? तेल लगाती थी, है ना, याद रह जाएगा। सबकी अम्मा क्या लगा देगी? तेल लगा देगी। नागी पक्षी, बिहार, देखो बिहार सबसे गरीब राज्य है भैया, तो जहां गरीबी वहां सबसे ज्यादा नंगे भूखे लोग रहेंगे, तो नंगे भूखे लोग नांगी पक्षी भी रहेंगे वहीं पे, तो नांगी पक्षी कहां रहेंगे? बिहार में रहेंगे, याद रह जाएगा। 200 मोचे, 200 मोचे कहाँ है? लेह लद्दाख में, कहाँ है? लेह लद्दाख में 200 मोचे। देखो डोसा कहाँ खाएंगे? लद्दाख में खाएंगे, ले करके लद्दाख में डोसा खाएंगे, याद रख लेना। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी, चिल्ला पक्षी जो है, चिल्ला जो है, पक्षी चिल्ला चिल्ला करके उड़ जाता है, पक्षी क्या करता है? पक्षी चिल्ला चिल्ला करके उड़ जाता है, तो उड़ी जाता है मतलब उड़ीसा, याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़, कठपुतली, देखो कठपुतली चंडीगढ़, कैसे याद करोगे? कठपुतली की सरकारें हैं चंडीगढ़ में, कहां है कठपुतली सरकार? चंडीगढ़ में, याद कर लो। सुतुर यात्रा, सुतुर यात्रा कर्नाटक, देखो देखो हमारी यात्रा सुतुर कैसे होगी, मतलब बहुत बुरी कैसे होगी? सुतुर माने सुतुर यात्रा, जब कोई हमारे साथ बहुत नाटक करता है तो हमारी यात्रा कैसी हो जाती है? सुतुर यात्रा हो जाती है। अगला सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला, देखो अभी हमने 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देना शुरू किया, तो दूसरी बार रोजगार भी वहीं देंगे, जम्मू कश्मीर वाले को सरस रोजगार दे दिया। क्या दे दिया? सरस आजीविका, आजीविका माने हिंदी में रोजगार। सूरज कुंड मेला हरियाणा, सूरज कुंड कहां लगता है? हरियाणा में लगता है। सूरज कुंड कहां लगेगा? हरियाणा में जगह है, सूरज कुंड है हरियाणा की। काला घोड़ा, काला घोड़ा कहां लगेगा? मुंबई में। काला घोड़ा किसके पास था? शिवाजी के पास था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जाके देखोगे तो शिवाजी का घोड़ा कैसा? काला घोड़ा। तो काला घोड़ा किसके पास है भैया? शिवाजी के पास, और शिवाजी मुंबई महाराष्ट्र के हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट कहां बिकेंगे? ऊंट कहां बिकेंगे? राजस्थान में बिकेंगे, तो ये बिकेंगे कहां? बिकेंगे राजस्थान में बिकेंगे, तो ऊंट कहां बिकेंगे? राजस्थान में बिकेंगे, याद रह जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। थाईपुसम, थाईपुसम तमिलनाडु, थाईपुसम कहां है? तमिलनाडु, है ना। थाई मतलब ऐसे याद कर लो, थाईपुसम याद रह जाएगा। डेजर्ट फेस्टिवल, क्या है डेजर्ट? डेजर्ट माने क्या होता है? मरुस्थल, और मरुस्थल हमारे देश में एक ही राज्य में, राजस्थान में। गोल मेले, गोले मेले, गोले मेले कहां है? देखो गले मिले और बहुत उधम किए, गले मिले और फिर उधम किए, तो उधमपुर राजस्थान, है ना। तो गले मिले, राजाओं के जमाने में लोग गले मिलते थे, हाथ वाथ से मिलाते थे, तो गले मिलते थे, तो उधमपुर याद रख लेना। लेकिन यहाँ उधमपुर राजस्थान नहीं है, उधमपुर जम्मू कश्मीर है, याद रखना। गले मिले और बहुत उधम की, उधम मचाई मतलब जम्मू कश्मीर में उधम मचाई, है ना। ममनी, ममनी खाद्य, ममनी खाद्य कहाँ है? लद्दाख में। ममनी खाद्य मोनलम चेन्नम, मोनलम चेन्नम, ये ममली खाद्य दोनों कहाँ है? लद्दाख में। ये नाम से याद हो जाएगा, मुझे तो पहली बार पढ़ते से याद हो जाएगा भैया। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये तो बहुत विवादित विषय रहा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, ये याद रख लेना। और गुब्बारा, गुब्बारा भी कहां है? तमिलनाडु। देखो तू मिल तो मैं तुझे क्या दूंगा? तू मिल मैं तुझे गुब्बारा दूंगा, तो गुब्बारा किसे देंगे हम? तू मिल मुझे गुब्बारा दूंगा, तो तू मिल से तमिलनाडु हो जाएगा याद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है पक्के पागा, पक्के पागा उत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागल है तो अरुण तो पक्का पागल है, पक्का पागल अरुण है। कौन है? पक्का पागल अरुण है। 27वां अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र, है ना।
युवा हमारा कैसा है, नासिक है, बिना सीखा हुआ है, युवा को कुछ नहीं याद, बेचारे को नासिक है, वो नाजुक है, नाजुक नासिक, ऐसा याद कर लो। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, है ना। हमारा गंगा सागर देखो, गंगा नदी बहते हुए कहां मिल जाती है, सुंदरवन के डेल्टा में विलीन हो जाती है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, तो गंगा सागर कहां बनेगा, गंगा सागर कहां बनाएगी, पश्चिम बंगाल में। मतुआ धर्म, और उसी पे हमारा धर्म टिका हुआ है, तो मतुआ धर्म भी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रसोमा ऑरेंज, रसोमा ऑरेंज कहाँ है, नागालैंड में, कहाँ है, नागालैंड में। देखो रस वाली जो ऑरेंज है वो बहुत छिलके वाली नहीं होती, नंगी होती है, रसोमा ऑरेंज जो है वो नंगी होती है। और हॉर्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है, ये भी नागालैंड में। राहगीर आनंद उत्सव कहां मनाया जाता है, राहगीर उत्सव कहां मनाया गया, उज्जैन में, ये पड़ोस में उज्जैन में राहगीर उत्सव या आनंद उत्सव मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय पर्पल अभी मैं बता ही चुका हूं, पर्पल जो है वो आपको गोवा में याद रखना है। पर्पल दो जगह पे है, अंतरराष्ट्रीय पर्पल गोवा है, और खाली पर्पल जो है वो आपको अलग से याद रख लेना है। साओ जाओ, साओ जाओ, देखो आओ जाओ घूम कर जाओ, गोवा जाओ, आओ जाओ, देखो गोवा में क्यों जाते हैं लोग, पीने के लिए, तो गोवा में सो जाओ, जाओ और सो जाओ और खाओ पियो और मौज करो, गोवा जाओ, साओ जाओ, तो साओ जाओ कहां है, गोवा, याद रह जाएगा, है ना, साओ जाओ गोवा। चुंदबी महोत्सव, गुणोत्सव महोत्सव, कार्बी महोत्सव, ये तीनों महोत्सव कहां है, असम में। चुंदबी असम, गुणोत्सव ये भी असम, देखो सबके गुण अलग अलग होते हैं। कुर्बी युवा महोत्सव ये भी असम में है, तो तीनों नाम मन से याद रख लेना, मैं नहीं बता रहा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव, ये आत्मनिर्भर और आदि, ये दोनों नहीं, आत्मनिर्भर भारत तो दिल्ली की सरकार ने बोला ना, तो दिल्ली, और आदि महोत्सव भी कौन मनाएगा, आदि महोत्सव भी दिल्ली में मनाएंगे। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन तेलंगाना में हुआ, ठीक है, याद रह जाएगा। अगला दिव्य कला मेला सूरत, दिव्य कला कहां है, देखो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दिव्य कला कहां मिली, सूरत में, तो सूरत से आए मोदी जी, याद रख लेना, उनकी सूरत बहुत अच्छी। 7वां गंगा उत्सव या हिम महोत्सव, ये दोनों नहीं दिल्ली में, तो गंगा उत्सव कहां मनाया गया, दिल्ली में, और हिम महोत्सव भी दिल्ली में, थोड़ा सा याद रखने की चीजें याद रख लेना। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाया। देखो हमारे भारत में सर्वाधिक आयुर्वेदिक उपचार कहां का फेमस है, केरल का फेमस है, तो केरल में हमने आयुर्वेदिक उपचार कर लिया। तो पारूमल पेन्नुमल, ये केरल में है, ये नाम से याद रह जाएगा, पारूमल पेन्नुमल। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखो गीता कहां पढ़ी थी कृष्ण भगवान ने, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध महाभारत का, तो कुरुक्षेत्र कहां है, हरियाणा में, तो वहीं पे गीता महोत्सव हर साल लगता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ शहरों और जो स्थान है उनके नाम याद करते हैं, जो कि नाम बदल चुके हैं, बदले हुए नाम याद कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, जिसको अब हम कहते हैं चंद्रनगर, क्या कहते हैं, चंद मिनटें लगी थी इसका नाम बदलने में, फिर रोज रोज नाम बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चंद मिनट में चंद्रनगर कर दिया। पुराना संसद भवन अब संविधान सदन कहलाता है, क्या कहलाता है, संविधान सदन। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक क्या कहलाता है, वीर सावरकर लिंक कहलाता है। अल मिन्हाद शहर, ये क्या कहलाता है, संयुक्त अरब अमीरात का जो अल मिन्हाद शहर है उसको हिंद शहर नाम रख दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखने ना। अल मिन्हाद शहर कहां पर है, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसका नया नाम है हिंद शहर। अहमदनगर, अहमदनगर को अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया हमने, तो ये कुछ छोटे छोटे से नाम हम एक बार पढ़ लेंगे तो याद रह जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, औरंगाबाद का नाम हमने छत्रपति संभाजी कर दिया, उस्मानाबाद का नाम हमने धाराशिव कर दिया। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, इसको लिटिल इंडिया कहा जाता है, लिटिल इंडिया नाम किसका रखा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क है जहां हिंदू रहते हैं, इसलिए उसको लिटिल इंडिया कह दिया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ये शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। मिड डे मील योजना जो 1995 में आई थी, कब आई थी, 1995 में, इसको हम पीएम पोषण स्कीम नाम रख दिए, क्या नाम रख दिया है, पीएम पोषण, तो ये नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, 1995 से ही शुरू हुई है वो। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझौते कर लेते हैं हम, विशेष समझौते जो भारत की सरकार और विश्व की दूसरे देशों की सरकार के साथ हुए हैं। चलो आगे बढ़े तो समझौते याद करें। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हमारे देश की सरकार ने, आरबीआई ने किया बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ किया, हमारी जो स्थानीय मुद्राएं हैं, हमारे देश की गांधी जी वाली मुद्राएं, उनको सब जगह फैलाने के लिए हमने इंडोनेशिया बैंक के साथ आरबीआई ने समझौता कर लिया, याद रख लेना। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमने आयुष मंत्रालय ने थाईलैंड के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि हमारे देश के ज्यादा लोग थाईलैंड बैंकॉक घूमने जाते हैं और वहां फिर कमजोर हो जाते हैं, तो आयुर्वेद से उपचार करा दो।
भारत में फिटनेस इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए हमने भारत सरकार ने एडीबी के साथ, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। फिटनेस इकोसिस्टम, हमारा जो फिटनेस है ना उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एडीबी से समझौता किया। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए हमने शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ समझौता किया। याद रखना, शिक्षा मंत्रालय ने फीफा। लिथियम की खोज और खनन के लिए हमने किसके, अर्जेंटीना के साथ। तो देखो लिथियम से अर्जेंट में हमको मदद मिल जाएगी, अर्जेंटीना, लिथियम से अर्जेंट में ऊर्जा मिलती है तो अर्जेंटीना याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत और गुयाना के मध्य समझौता हुआ है। याद रखना है, नाम याद रखना, हाइड्रोकार्बन, गुयाना। हाइड्रोकार्बन क्या है हमारा, गु या ना, नाम मैंने बोल दिया, अब मैं ऐसा गंदा शब्द बोलूंगा ना, याद रह जाएगा आपको। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तो भारत और रूस के सहयोग से बना था और उसी के सहयोग से फिर से समझौता हुआ उसमें वैल्यू एडिशन, विकास के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हमने केन्या के साथ, तो देखो शिक्षा किसको देनी है, कन्याओं को देनी है ना, हमारे कन्याओं को देनी है शिक्षा। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए हमने यूरोपीय संघ से समझौता कर लिया। किसके साथ समझौता किया, यूरोपीय संघ के साथ। श्रमिकों, छात्रों व पेशेवरों के निर्यात की आवाजाही के लिए इटली के साथ समझौता हुआ। छात्रों, श्रमिकों और जो व्यवसायिक लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, उनकी आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए इटली के साथ समझौता किया। हरित हाइड्रोजन के लिए सऊदी अरब के साथ, कि हरित हाइड्रोजन दे दो भैया, सऊदी अरब। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के साथ सहयोग किया हमने। नागरिक उड़ के ना जाए, समुद्र में तैर कर जाए न्यूजीलैंड पे। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र जब पूछा जाएगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का आंसर होगा जापान। क्या हो जाएगा, जापान। और खाली सेमीकंडक्टर होगा तो यूरोपियन संघ। सेमीकंडक्टर होगा तो यूरोपियन संघ, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो जापान। याद रख लेना, दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन हम याद कर लेते हैं। कुछ 5-6 मोबाइल 10 एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, काम किया, चलो उनको याद करते हैं। पहला है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी पोर्टल जो है, सारथी मोबाइल ऐप कौन लाया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा उत्पादों की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए लाया गया सारथी। याद रखना, सारथी काय के लिए, फसल बीमा के लिए। सी करेर क्या है, पोर्टल जो है कोयले की खदानों को भविष्य में डिजिटल बनाने के लिए, कोयला, सी फॉर कोयला, करियर मतलब करियर में उनको डिजिटल बनाने के लिए लाया गया सी करेर। अनुवादिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का बहुभाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए, अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी लाया गया। संभव ऐप, ये सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए लाया संभव। हमारी सेना जो है वो हर संभव काम को, असंभव को संभव बनाती है। हर असंभव को संभव बनाए वो भारतीय सेना। आगे बढ़ते हैं, पाट मित्रों, क्या नाम है, पाट मित्रों, जूट के किसान। देखो पाट जो है वो जूट है, जूट और पाट एक ही है, जूट पाट, तो जूट पाट, पूजा पाठ बोलते हैं ना, वो वाला पूजा पाठ वाला जूट पाट है ना। मेरा युवा भारत, युवाओं के विभिन्न राष्ट्र कार्यक्रम निर्माण में उनको अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत लाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। इनकोर ऐप, चुनाव का प्रबंध करने के लिए लाए थे हम इनकोर ऐप। क्या लाए, इनकोर ऐप। याद रख लेना, इनकोर ऐप का संबंध है चुनावी प्रबंधन से। फ्लड वॉच, फ्लड मतलब होता है बाढ़, फ्लड माने क्या होता है, बाढ़, और वॉच मतलब देखरेख, तो बाढ़ की देखरेख करने के लिए लाए फ्लड वॉच। याद रह जाएगा, ये बड़ा आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, ईवी मित्र। देखो अब हर शहर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से चार्जिंग या ई चार्जिंग स्टेशन बनाए, उनको कि कहां पे है अगला चार्जिंग स्टेशन। पेट्रोल पंप तो आपको गूगल पे दिख जाता है, ई चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखता, तो उसके लिए लाए ईवी मित्र। ये बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए लाया गया, फिर बाद में पूरे भारत पे लागू होगा। उद्गम पोर्टल लाया दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। ऐसी राशियां बैंकों में जो जमा है लेकिन उनका कोई मालिक नहीं, उनके लिए लाया उद्गम ऐप। उल्लास ऐप क्यों आया, बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाना। उल्लास, सब लोगों तक शिक्षा पहुंचे, उल्लास मिले शिक्षा का, इसलिए सब लोगों तक बुनियादी शिक्षा पहुंचाना। प्रवाह क्यों लाया गया, अनुरोध किए गए आवेदन निर्णय हेतु समय सीमा में उनको समाप्त करना। एक निश्चित समय में किसी भी एप्लीकेशन का डिस्पोजल करने के लिए लाया गया प्रवाह ऐप, रुके ना प्रवाह। आगे बढ़ते हैं, अगला ई सरस ऐप क्यों लाया गया भैया, ये सबको याद होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के लिए लाया गया, बस इतना याद कर लो, ई सरस स्वयं सहायता समूह। विरासत पोर्टल, ये मोदी जी ने स्पेशल इसका नाम लिया मन की बात में, याद रख लेना। वेदों में निहित जो ज्ञान है
उसको सब लोगों तक विरासत के रूप में पहुंचाने के लिए लाए विरासत पोर्टल। बोरोक्स, क्या नाम है, बोरोक्स। इस पर विभिन्न राज्यों में हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं की जो योजना है वो एक साथ रख दी जाएगी। बोरोक्स आ गया, एक बोरा भर के जितने भी हेल्पलाइन नंबर है वो सारे के सारे बोरोक्स में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक, अब कुछ कुछ बैठकें कर लेते हैं, कुछ सम्मेलन और बैठकें हुए भारत में, उनकी बात कर लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो हुए वो दावोस में हुई। कहां हुई, दावोस में। IMF के दावे, क्या याद कर लोगे, दावोस है ना, तो दावेस कहां है, दावोस में हुई विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक। इसका विषय था रिबिल्डिंग ट्रस्ट, पूरा याद मत रखो। इस बैठक में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, ये नाम से ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विलिटी और इक्विवेलेंसी नाम का एक थीम दिया था हमने, विषय एक प्रस्तावना रखी थी। एक पूरा डिटेल याद मत रखो। नाम का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां हुआ था, कंपाला में। देखो हम किसी का भी नाम ले लेते हैं तो वो कांपने लगता है, तो कंपाला में क्या हुआ, गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ। इससे ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का कहलाता है, COP28 कहलाता है ना जलवायु सम्मेलन। ये कहां हुआ, तो जलवायु जो है वो सबकी नाक दबा करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है, वो दुबई में हुआ। क्या हुआ, सब दबे हुए हैं जलवायु के चक्कर में, तो दबे हुए हैं दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। याद रख लेना इतना। अगला कहां पे होगा ये भी याद रख लो, ये वाला तो अगला भी याद रखने की जरूरत है, अजरबैजान में होगा। 2024 वाला अभी हुआ नहीं है, 2024 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन, कॉफी सम्मेलन, कॉफी कहां बैठ करके, देखो सामान्य घर वाले लोग तो चाय पीते हैं, कॉफी बंगले वाले पीते हैं, तो ये बेंगलुरु में हुआ। कॉफी सम्मेलन कहां हुआ, बेंगलुरु में। और आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन सबको पता है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। कहां हुआ था, भारत मंडपम। और इसके अंतर्गत बहुत सारे शिखर सम्मेलन हुए, मध्य प्रदेश में 3 हुए, वो भी हमने याद किए हुए, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में वो देख लेंगे। अगला G20 कहां होगा, ये याद रख लेना, ब्राजील में होगा। देखो G20 है ना, तो G20 में हमने अभी इंडिया कर लिया, इंडिया के बाद अब ब्राजील का नंबर है, तो ब्राजील में अगला होगा, इंडिया में 2023 वाला हुआ। नाटो का शिखर सम्मेलन कहां हुआ, विनियस में हुआ। कहां हुआ, विनियस में। याद रख लेना, नाचो विनियस, ऐसे ही बोल देना 2-3 बार, याद हो जाएगा। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, पिछला वाला 2023 वाला। तो ब्रिक्स लिखो ना, BRICS, ये जो सबसे लास्ट का है ना, S फॉर साउथ अफ्रीका, यहां पर हुआ था ब्रिक्स। अगला कहां पे होगा, तो अगला जो है वो इसके बाद याद कर लेना, यहां पे होता है सेकेंड नंबर, ये पीछे के बाद यहां आ जाता है, फिर B पे होगा। तो अगला जो है वो रूस में होगा, 2023 वाला जो है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। आसमान जो है वो जकार्ता है, दकार्ता है, और आसमान जो है जकार्ता, याद रख लेना, आसियान जकार्ता शिखर सम्मेलन। पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ, पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर। बुद्धि वाले लोग कहां बैठते हैं, नई दिल्ली में बैठते हैं, तो याद रह जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास याद कर लेते हैं, कुछ छोटे मोटे से सैन्य अभ्यास हैं, थोड़े से बहुत काम के हैं, याद कर लो। चलो फटाफट इनको भी याद कर लेते हैं, तो एक बर्डन कम हो जाएगा। आगे हम ऐसे सैन्य अभ्यासों को कुछ ना कुछ लिंक बना करके जोड़ लेते हैं। चलो इस साल जो 2024 में हुए, मैं बस वही याद कराता हूं। तर्कश कहां है, देखो इस दुनिया में 2 देश हैं जो कभी कमजोर नहीं पड़ सकते, भारत अध्यात्म के क्षेत्र में और भौतिकवाद में अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के तर्कश में कभी तीर खत्म नहीं होते। तो तर्कश किसके बीच में हुआ, भारत अमेरिका के बीच में हुआ। संयुक्त सैन्य शक्ति, देखो शक्ति, हमें शक्ति कब दिखानी चाहिए, जब हम कहीं फंस जाएं। तो देखो जब हम कहीं फंस जाएंगे तो हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, शक्ति दिखाएंगे। तो शक्ति किसके बीच में हुआ, शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस। तो भारत तो मैं बोलूंगा ही नहीं, अब भारत याद मत करना, भारत और फिर दूसरे देश का नाम फ्रांस याद करना है। असम पूर्वी लहर, पूर्वी लहर तो हमारी पूर्वी लहर जो है पूरी नौसेनाओं के बीच हुआ। गगन शक्ति भारत, मालदीव और श्रीलंका। देखो मालदीव और श्रीलंका, इनका मैप बनाओ तो आपको याद करेगा, इन दोनों को हमने गगन दिखा दिया इस बार, मालदीव और श्रीलंका। इसलिए ये अब हमारी जो बातें हैं उनको मंजूर करने लगे हैं। तो गगन शक्ति जो है वो याद रखना, गगन शक्ति। देखो खाली शक्ति तो फंस गए थे, दिखा दी, और गगन के साथ शक्ति हमने दिखाई श्रीलंका को और मालदीव को। याद रहेगा ना, वो रावण को दिखाई थी गगन से शक्ति हमने। दस्तलिक, अब दस्तलिक हो जाएंगे तो किसी भी स्थान पर चले आएंगे। दस्तलिक मैंने वही
जो लूज मोशन वाला दस्त होता है ना, वही दस्त अगर लीक हो रहे हैं तो किसी भी स्थान पर, उज्बेकिस्तान किसी भी स्थान पर चले जाओ, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना, ऐसा जरूरी तो घर पे ही जाके हम जाएंगे। आज देखो ये क्या है, IMT नाम क्या है, नाम देखो IMT, ट्रीलेट। ट्रीलेट मतलब 3 देश होंगे, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, है ना। तो भारत का इंडिया हुआ, M फॉर मोजाम्बिक हुआ और T फॉर तंजानिया हुआ, और इसी को IMT बोला है। IMT ट्रीनेट क्या है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच IMT ट्रीनेट हुआ, उसके नाम में ही तीनों के नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइगर। देखो इस दुनिया में 2 टाइगर हैं, एक भारत और एक अमेरिका है, याद रख लेना। टाइगर कितने हैं दुनिया में, 2, भारत और अमेरिका। लामित्य, लामित्य कहां है, सेशेल्स में। देखो लामित्य, लामित्र सेशेल्स, है ना, उसको हम कहें, हमारे मित्र को कहें कि लामित्र सेशेल्स, है ना, लामित्र सेशेल्स, याद हो जाएगा, बोल देना 1-2 बार। सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स जो है वो भारत अमेरिका है। अपने दुश्मनों को देख लेने वाले, सी मतलब देखना, डिफेंडर मतलब अपने दुश्मन, तो दुश्मनों को देख लेने वाले 2 देश हैं। तो भारत अपने दुश्मन को देख लेता है, हम भी देख लेते हैं आंख निकाल कर आजकल, पहले से अमेरिका देखते ही आ रहा है अपने दुश्मनों को। तो सी डिफेंडर 2 है, कौन है, भारत अमेरिका। देखो इनमें ये भी याद करने रहते कि कहां हुआ, लेकिन अभी याद नहीं कर रहे, लंबा हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण, देखो समुद्र जो लक्ष्मण है वो वैसे तो श्रीलंका में गए थे पुराने वाले, लेकिन अभी माल देंगे, मलेशिया, है ना, तो मलेशिया। समुद्र में लक्ष्मण देखेंगे, देखो समुद्र का पानी वैसे तो अच्छा था, लेकिन उसमें सबने मल कर दिया, इसलिए सब वहां क्या हो गया, मलेशिया हो गया। तो मलेशिया समुद्र लक्षण, समुद्र के कैसे लक्षण है, उसमें मल ही मल है, मेल ही मेल है, याद हो जाएगा। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, देखो इस दुनिया में 2 धार्मिक देश है, जापान बौद्ध धर्म का और भारत भी बौद्ध धर्म वाला है, तो धर्म गार्जियन हमारा भारत तो जापान के साथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, शांति, शांति, शांति रखो, नेपाल, नेपाल वालों के साथ हमने नेपाल में किया, बहुत सारे देश थे इसमें, तो शांति रखने के लिए बहुत सारे देश आए, नेपाल में शांति रख ली। सदा तस्नीक, क्या नाम है, सदा तस्नीक, भारत और सऊदी अरब। देखो सदा, ये लिखा सदा, सऊदी अरब, क्या नाम है, सऊदी अरब, नाम ही में ना, सदा, सदा सऊदी अरब, है ना। डेजर्ट, डेजर्ट साइक्लोन, नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में हुआ, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के बीच, याद कर लो ना। अयुत्थाया, अयुत्थाया, अयुत्था, देखो अयुत्थाया, थाई से थाईलैंड हुआ, आयुत्थाया, आयु तो हम है, आयुष भारत का है और थाईलैंड का थाईलैंड, तो आयुत्थाया भारत और थाईलैंड हो गया। मिलान, मिलान क्या है, मिलान में बहुत सारे लोग मिलेंगे तो बहुराष्ट्रीय हो जाएगा, विशाखापट्टनम में जाकर के। खंजर, खंजर किसने खोपा हमको, किर्गिस्तान। देखो हम अगर किसी के ऊपर खंजर खोप देते हैं तो हमारी किरकिरी हो जाती है ना, तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो है वो खंजर खोप देता है, याद रख लेना। 12वां, दूसरा साइक्लोन, देखो अभी एक साइक्लोन आया था डेजर्ट के नाम से, और अब साइक्लोन आया दूसरा साइक्लोन, दूसरा साइक्लोन आएगा मिस्र के साथ, और पहला साइक्लोन आएगा सऊदी अरब के साथ। तो साइक्लोन में फंस मत जाना, पहला साइक्लोन सऊदी अरब नहीं यूएई है, गलत बोलिया मैंने। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये सारे जो युद्ध अभ्यास में 2024 के सारे युद्ध अभ्यास है वो मैंने आपको याद करा दिए, 23 वाले मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है, बहुत सारे मैं आपको ऐसे ही याद करा देता हूं। जैसे वरुण, वरुण जानकर फ्रांस के साथ हुआ, जैसे कि सूर्य, सूर्य हमारा नेपाल के साथ होता है, लेकिन इस साल नहीं हुआ है, तो अभी याद नहीं हुआ, इसलिए मैं याद नहीं करा रहा हूं। 2024 में जो अभी तक हो चुके हैं 6 महीने में, वो मैंने आपके सामने रख दिए, 23 वाले मैंने हटा दिए हैं। उम्मीद है आप सब लोग जो ये 1-1.5 घंटे की क्लास है इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी बनाने के लिए थोड़ी कोशिश करें, हम भी थोड़ा उसमें लगन के साथ, मेहनत के साथ आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। 1-2 घंटे मैं आपका टाइम वेस्ट कराता हूं ताकि उसमें 100, 200, 400 फैक्ट आपको आप तक पहुंचा सकूं। बहुत ज्यादा मैं इस टाइम पे आपको पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग अपने घर पे बैठकर खुद का रिवीजन करें। लेकिन फिर भी आज से मैं एक नई प्लानिंग सोच रहा हूं। आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से हम व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे, देखो हमें पता है इस एग्जाम में 25-30 प्रश्न तो फिक्स हैं। कौन कौन से प्रश्न फिक्स हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, हमें पता है कि एक क्वेश्चन योजनाओं से जरूर आएगा, ये फिक्स है। हमें पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो जनजातियों की जो उपजाति होती है उससे जरूर आएगा।
हम सबको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर जरूर आएगा। तो ऐसे जो फिक्स क्वेश्चन है, ऐसे मैं आपके लिए 40-50 सब्जेक्ट निकाल दूंगा। उन सब्जेक्ट को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, और होगा तो मैं, मुझसे बनेगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक इनको पहुंचा दूंगा। जैसे आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि किसी न किसी खदान का नाम जरूर पूछा जाता है, एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछा जाता है, एक योजना का नाम जो भारत सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की, वो जरूर पूछी जाती है। तो ये जो फिक्स टाइप के क्वेश्चन जो आजकल आने लगे हैं ना, इन पर अब हम फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। अब सब लोगों से निवेदन है कि भैया एमसीक्यू और टेस्ट वेस्ट देना थोड़ा सा बंद कर दो, टेस्ट मत दो। एमसीक्यू लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट के पीछे मत पड़ना, आप टेस्ट मत दो कोई भी। अपना कॉन्फिडेंस लो करने से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा एग्जाम में अपना देखेंगे क्या हो रहा है, बाकी भगवान पर छोड़ दें, आप अपनी मेहनत करते रहें। सभी को शुभ दिन, शुभ संध्या। सब लोग विशेष रूप से मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपनी सेहत का। इस टाइम पर बीमार नहीं होना है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद सभी को।